ओके, कंटिन्यू करते हैं। इधर गौर से देखो, अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रेंज में ही ये दो सेक्शन आते हैं, 136 एंड 137। तो ये अभी मैं करने जा रहा हूँ रिवाइज। ओके, 136 137। पहले इन दोनों का एक कंबाइंड समरी चार्ट तुमको दिखाऊंगा, जिससे दोनों सेक्शन तुम्हारे ब्रेन में एकदम सड़क से चले जाएंगे। लुक एट दिस एंटायर मास्टर चार्ट। ये 136 प्लस 137 मिला के है। पहले बीच में देखो नंबर 2। नंबर 2 क्या है? डेट ऑफ एजीएम। सर एजीएम में शेयर होल्डर्स आते हैं, आप उनके सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रस्तुत करते हो, वो लोग उसको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके अप्रूव या अडॉप्ट करते हैं, करेक्ट है? तो शेयर होल्डर्स अडॉप्ट अप्रूव एफएस एट एजीएम बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ये बात हम लोग सेक्शन 102 में भी सीखते हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस दादा, और सेक्शन 129 में भी ये बात लिखा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एजीएम में ले डाउन होना चाहिए। अब एजीएम के पहले क्या, एजीएम के बाद क्या? एजीएम के 21 डेज पहले, एजीएम के 21 डेज पहले आपको ये पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने सारे मेंबरों को सर्कुलेट करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ एनुअल रिपोर्ट। तो आप सबों के घर में क्या जाएगा? एनुअल रिपोर्ट, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी होता है, जिसमें बोर्ड रिपोर्ट भी होता है, सब कुछ ही होता है, ऑल अटैचमेंट्स एंड एनेक्चर्स। तो सर्कुलेट द एफएस, एनुअल रिपोर्ट। तो सेक्शन 136 इसी चीज के ऊपर है। पूरे सेक्शन 136 का पर्पस ये है कि एजीएम के 21 क्लियर डेज पहले पूरा का पूरा एनुअल रिपोर्ट, एफएस, अटैचमेंट, एनेक्चर वो सर्कुलेट हो जाना चाहिए, ठीक है? तो 136 अप्लाइज बिफोर एजीएम एंड 137 अप्लाइज आफ्टर एजीएम। एजीएम हो जाने के 30 दिन के बाद, कितना? 30 दिन। तो एजीएम हुआ उसके 30 दिन के अंदर, 30 दिन के बाद नहीं हो तो 30 दिन के अंदर, विद इन 30 डेज आपको फाइलिंग करना है। किसके पास करना है? आरओसी के पास, ठीक है? आरओसी के पास जनरली जो आप फाइलिंग करते हो वो अडॉप्टेड होता है। अडॉप्टेड मतलब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको शेयर होल्डर्स ने अप्रूव कर दिया है एजीएम में आके, उसको हम कहते हैं अडॉप्टेड एफएस। तो वो जमा होता है आरओसी के पास, उसका फॉर्म नंबर होता है एओसी 4, सेक्शन नंबर 137। तो ये समरी से मेरे को ये समझ में आ रहा है, 136 पहले होता है, फिर एजीएम होता है, फिर 137 होता है। ग्रेट। तो अभी मैं 136 रिवाइज कराऊंगा, सर्कुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है? क्या क्या सर्कुलेट होगा? सर सब कुछ होगा इसमें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सीएफएस मतलब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, एवरी अदर एनेक्चर एंड अटैचमेंट, ये सर्कुलेट होगा। किसको सर्कुलेट होगा? मेंबर को, डिबेंचर ट्रस्टी को, ऑल एंटाइटल्ड पर्संस को। कितने दिन पहले होगा? 21 क्लियर डेज पहले। बेसिकली जैसे एजीएम का नोटिस जो होता है ना, वो इसी के अंदर जाता है। तो एनुअल रिपोर्ट के अंदर ये सब भी होता है, प्लस एजीएम का नोटिस भी होता है। तो 21 क्लियर डेज आपके पहले जाएगा ही। अगर एजीएम शॉर्ट नोटिस पे करोगे, क्या एजीएम शॉर्ट नोटिस पे करना अलाउड है? यस, विथ 95% अप्रूवल। तो अगर एजीएम शॉर्ट नोटिस पे करोगे तो 95% अप्रूवल के साथ सर्कुलेशन भी शॉर्ट नोटिस पे कर सकते हो। सपोज हमारी कंपनी ने 95% अप्रूवल ले लिया, 15 दिन पहले एनुअल रिपोर्ट आप लोग सबके घर में गया, तो 15 दिन पहले नोटिस ऑफ एजीएम, 15 दिन पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो नोटिस ऑफ एजीएम और ये एक्चुअली साथ साथ ही जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनुअल रिपोर्ट। ओके, यहां तक क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अभी एक नया कॉन्सेप्ट आया है, ये 2-3 चीज़ों को समझने के लिए भी एक मास्टर समरी चार्ट है जिससे तुरंत रिवाइज होगा। ये दिख रहा है डायग्राम अपने को? डायग्राम का नाम पढ़ो, क्या है? मैनर ऑफ सर्कुलेशन। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एनुअल रिपोर्ट जो सर्कुलेट करनी है, हार्ड कॉपी की, सॉफ्ट कॉपी की, दोनों की, क्या मैं बताऊंगा, ठीक है? लिस्टेड कंपनीज को बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, नॉर्मल कंपनीज को उतना ऑप्शंस नहीं है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल। जो नॉर्मल कंपनियां होती हैं, नॉर्मल कंपनियां, वो अपना फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिपोर्ट प्रिंटेड अपने सारे मेंबर्स को सर्कुलेट करेंगे। फुल एफएस, फुल एफएस मतलब बहुत मोटा एनुअल रिपोर्ट, ठीक है? लिस्टेड कंपनी को ये ऑप्शन है, हालांकि अब वो लोग भी इसको यूज नहीं करते, कि इंस्टेड ऑफ गिविंग फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे कैन गिव अब्रिज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तुम लोग सबके सब जो भी अकाउंट्स पढ़ते हो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, बैलेंस शीट भी सब अब्रिज्ड ही बनाते हो, तुम लोग कभी फुल बना भी नहीं सकते, ठीक है? फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब होता है बैलेंस शीट, पीएल और फिर नोट्स, शेड्यूल चलता जाएगा, बहुत मोटा हो जाएगा। और अब्रिज फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है नोट शेड्यूल कुछ होंगे नहीं, जितना हो सके थोड़ा बहुत लेके इसी में घुसा दो बैलेंस शीट पीएल में, तो उसको बोलते हैं अब्रिज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फॉर्म नंबर बोलो, AOC 3 फॉर AS वाली कंपनी एंड फॉर इंड AS वाली कंपनी AOC 3 है। तो लिस्टेड कंपनीज को केवल अलाउड है कि मोटा एनुअल रिपोर्ट देने के बदले पतला एनुअल रिपोर्ट दे सकते हैं। क्या पतला एनुअल रिपोर्ट होता है? हाँ, मेरा खुद का मतलब देखा हुआ है, कोरोना के बाद बंद हो गया है। कोरोना तक ये हुआ था। एयरटेल नाम जानते हो? एयरटेल,
एयरटेल वाले कभी भी मोटा एनुअल रिपोर्ट नहीं बांटते थे, मेरे पास पड़ा हुआ होगा अंदर कहीं, वो लोग पतला सा एनुअल रिपोर्ट बांटते थे, मतलब उनका एनुअल रिपोर्ट बहुत छोटा होगा, ठीक है, मतलब 100 पन्ने का होगा, पतला सा, एकदम पतला सा होता है, वैसा बांटते थे एनुअल रिपोर्ट। अब तो वही बंद हो गया है, क्योंकि अभी मैं बेस्ट चीज़ दिखाने वाला हूँ, ठीक है। एक तरफ आप बोल रहे हो कि लिस्टेड कंपनी पतला बांट सकता है एनुअल रिपोर्ट, तो उसको बनाने में मेहनत करना पड़ेगा, मतलब मोटे चीज़ को पतला करना तो मेहनत है भाई, है ना। तो या तो वो करो, उससे भी बढ़िया, ज़रूरत नहीं है पतला करने का, मोटे का मोटा बांटो, ईमेल पे बांट दो। अरे मोटे का मोटा बांटो, ईमेल पे बांट दो, प्रिंट मत कराओ, वो अलाउड है। तो फिर हम ये क्यों करें, हम वो ना करें। इधर देखो, पढ़ो ये क्या लिखा है, एवरी लिस्टेड कंपनी और नीचे पब्लिक कंपनी विथ नेटवर्थ मोर देन इक्वल टू है क्या, मोर देन है ना, अच्छा, टर्नओवर मोर देन 10 करोड़, अच्छा, दोनों के बीच में एंड की और है, एंड यहाँ देखो, इसमें बहुत एमसीक्यू बनता है बॉस। ये देखो प्लीज, एक ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका नेटवर्थ मोर देन 1 करोड़ है एंड टर्नओवर मोर देन 10 करोड़ है, वो उसको भी अलाउड है और लिस्टेड कंपनी को भी अलाउड है। वो लोग कैसे भेज सकते हैं, अरे ईमेल से। सर ये तो बेस्ट है, क्यों आप बैठ के मोटे का पतला करते रहोगे, अब्रिज बांटोगे, लॉ है, पढ़ लेंगे, बात अलग है, लेकिन आप ये बांटो ना, ईमेल बांटो ना, इसमें क्या दिक्कत है, ईमेल बांट दो। तो अभी इधर देखो ध्यान से, 3 डिब्बों को देखो, नॉर्मल कंपनियां फुल मोटा एनुअल रिपोर्ट बांटेंगी, लिस्टेड कंपनियां पतला बांट सकती हैं। लिस्टेड कंपनियां या पब्लिक कंपनियां हैविंग 1 और 10 करोड़, वो लोग प्रिंट हार्ड में देगा ही नहीं, किस में दे देगा, सॉफ्ट में, आपको ईमेल में दे देगा, बल्क ईमेल जाएगा, आप लोग सबको मिल जाएगा, बेस्ट है। साथ साथ लिस्टेड कंपनी के ऊपर एक और ड्रामा है, एंड लिस्टेड कंपनी के ऊपर एक और ड्रामा है। लिस्टेड कंपनी को अपने वेबसाइट पे अपना पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अपने सारे सब्सिडियरीज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डालना पड़ेगा। अपना भी डालो और अपने सारे सब्सिडियरीज का एफएस भी कहाँ डालो, अपने वेबसाइट पे डाल दो। तो वेबसाइट पे तो कोई भी कभी भी ले सकता है कि नहीं ले सकता, बेस्ट है सर ये, क्लियर है कि नहीं है। एक झटके में पूरा ऊपर नीचे का सब कुछ हम लोगों ने रिवाइज कर डाला, पहले क्लियर है। अच्छा, अब मैं तुमको कुछ खास बातें बताने जा रहा हूँ। इधर हेडिंग पढ़ो, ये सब प्रोवाइजोस है, भर भर के प्रोवाइजो है, हेडिंग पढ़ो। एफएस ऑफ फॉरेन सब्सिडियरीज ऑन वेबसाइट बाई, भारत की एक लिस्टेड होल्डिंग कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसके फॉरेन सब्सिडियरीज हैं, 100% है, 100% है। रिलायंस कंपनी की जो फॉरेन सब्सिडियरीज हैं उनका एफएस भी रिलायंस को वेबसाइट पे डालना है और आरओसी में जमा करना है। ये बात इधर सुनो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ जो आगे काम आएगा 10 मिनट बाद, सुनो। सपोज मान लो हम लोग रिलायंस है, इंडियन लिस्टेड कंपनी, हमारे पास इंडिया में भी भर भर के सब्सिडियरीज है, फॉरेन में भी है, ठीक है। मैं अपना एफएस आरओसी में फाइलिंग करता हूँ, मेरे सब्सिडियरीज भी तो इंडिया में सेपरेट कंपनीज है ना, वो भी अपना अपना एफएस आरओसी में सेपरेट फाइलिंग करते हैं, लेकिन जो मेरा फॉरेन सब्सिडियरीज है क्या वो आरओसी में आके फाइलिंग करता है, तो उसकी जिम्मेदारी मेरे माथे पे डाल दी, बोली तुम उनके पापा हो, ठीक है। तो जो लिस्टेड इंडियन कंपनी है अपने फॉरेन सब्सिडियरीज का जो एफएस है वो भी आरओसी में फाइलिंग करेगा, ठीक है। सिमिलरली फॉरेन सब्सिडियरीज का एफएस सर्कुलेट तो हो नहीं रहा है यहाँ पे, केवल मैं कंसोलिडेटेड एफएस बनाता हूँ, वो सर्कुलेट करता हूँ, तो मुझे अपने फॉरेन सब्सिडियरीज का एफएस भी अपने वेबसाइट पे डालना पड़ेगा ताकि कोई देखना चाहे तो देख ले। अब यहाँ पे एक दिक्कत है सर, यू व्हेन यू टॉक अबाउट फॉरेन सब्सिडियरीज ना देयर इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। नंबर 1, उनका शेड्यूल 3 है नहीं। अरे हाँ जी, उनका अकाउंट्स का शेड्यूल 3 नो, एएस इंडियस नो, इंग्लिश नो। अरे इंग्लिश नो, हमारा मान लो जिस देश में वहां पे अरेबिक चलती है तो अरेबिक में फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उल्टा ऐसे, समझ रहे हो। ये हंस रहा है, मैं हंसता, ये सच्ची में गड़बड़ करवा देता है ये हमेशा। चाइनीज सब्सिडियरी है, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, हमारी फॉरेन सब्सिडियरी है चाइना में, मैंड्रिन उनकी भाषा है, उसमें एफएस है, तो ये भी सर समस्या है। सर शेड्यूल 3 की समस्या, सर एएस इंडियस की समस्या, सर इंग्लिश की समस्या, ऑडिट की समस्या भी तो है। इंडिया में ऑडिट कौन करता है, सीए। कुछ देश हैं वर्ल्ड में जहां पर कुछ कुछ कंपनियों को ऑडिट से एग्जेम्पशन होता है, तो मान लो फॉरेन सब्सिडियरी को उस देश के लॉ के हिसाब से ऑडिट में एग्जेम्पशन, मतलब ऑडिट करने की जरूरत नहीं है, तो अब अनऑडिटेड जमा करना। तो ये सब समस्याओं को सॉल्व करने के लिए उन्होंने प्रोवाइजो डाल के बोला सब चलेगा। सब चलेगा मतलब मैं बता रहा हूँ, बोलता है
फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई करो कि उनका शेड्यूल 3 एएस से जितना क्लोज हो सके हो जाए, वरना कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 2, इंग्लिश में नहीं है तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करा के जमा कर दो, सर्टिफाइड इंग्लिश ट्रांसलेशन में जमा करना या सर्कुलेट करना या वेबसाइट पे चढ़ाना, ठीक है। थर्ड, अगर उनको उनके देश में ऑडिट से एग्जेम्पशन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, अनऑडिटेड ही कर दो, ठीक है। इसके ऊपर प्रोवाइजो भी है, इंस्टीट्यूट ने इलस्ट्रेशन भी डाले हैं कई बार, यहाँ भी और आगे भी, ओके। अच्छा, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये अवेलेबल आप लोगों को सर्कुलेट तो कराया ही जाता है, इसके अलावा अगर आप आओ तो ऑफिस में इंस्पेक्शन करने की सुविधा भी अवेलेबल है ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। मतलब आप सब्सिडरी का एफएस भी मांग सकते हो चाहो तो, जैसे एक शेयर होल्डर बोला हमको सब्सिडरी का एफएस भी चाहिए तो आ जाओ रजिस्टर ऑफिस, वहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल है। ये ठीक है ना। एमसीए का सर्कुलर है, 2 पॉइंट है, पढ़ो। ग्रीन डब्बा, ग्रीन बॉक्स। हेलो, ये बातें मैं बोल चुका हूं ना अभी जस्ट, ये दोनों बातें मैंने बोली ना कि अगर एजीएम शॉर्ट नोटिस पे कर रहे हो तो सर्कुलेट भी शॉर्ट टाइम पे, और दूसरा फॉरेन सब्सिडरी का ट्राई करो कि एज क्लोज एज पॉसिबल हो जाए इंडिया वाले शेड्यूल 3 और एएस के हिसाब से, ठीक है। और नहीं होता तो रीजन लिख के साथ में जमा कर दो। सो दैट वाज 136, ठीक है। तो सर्कुलेट वाला काम हो गया। अब बात करें जमा करने की, किसके पास जमा होता है? आरओसी। आरओसी के पास जमा करने का जो मास्टर फॉर्म है वो है एओसी 4, लेकिन उसके भी बहुत सारे वर्जन आने वाले हैं। जैसे कॉन्सोलिडेटेड एफएस जमा करने के लिए होता है एओसी 4 सीएफएस, ठीक है। एनबीएफसी के लिए थोड़ा अलग होता है, इंडेस वालों के लिए थोड़ा अलग होता है, और एक और स्पेशल फॉर्मेट है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सबीआरएल। मैं दिखा रहा हूं, बड़ी बड़ी कंपनियों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंग्लिश में नहीं मशीन लैंग्वेज में जमा करना पड़ेगा। एआई की दुनिया है, गवर्नमेंट के पास भी एआई का मॉड्यूल है। गवर्नमेंट चाहती है भाई आप इंग्लिश में मत जमा करो, ह्यूमन लैंग्वेज में। एआई जो वो ह्यूमन लैंग्वेज ज़्यादा अच्छा नहीं समझेगा, वो मशीन लैंग्वेज ज़्यादा अच्छा समझेगा। तो एक्सबीआरएल एक मशीन लैंग्वेज है, मतलब आप अपना बैलेंस शीट पीएल इंग्लिश में जमा नहीं कर रहे हो, कोडिंग की भाषा में जमा कर रहे हो, ठीक है, जिसको गवर्नमेंट का सॉफ्टवेयर तुरंत पूरा रीड करके इंटरप्रेट कर सकता है। ये तो मस्त चीज़ है सर, ठीक है। तो सर हमें तो मशीन लैंग्वेज पढ़ाया नहीं जाता, नॉट नीडेड। तुम इंग्लिश में बनाओ, सॉफ्टवेयर आता है, बटन दबाओ, कन्वर्ट। अरे भाई सॉफ्टवेयर आता है, इंग्लिश बना लो आप, 2 विंडो खुलेंगे सामने सामने लैपटॉप पे, सॉफ्टवेयर आता है, ड्रैग कर करके डालते जाओ, मशीन उसको अपने आप मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा और फिर वो जमा हो जाएगा। उसको बोलते हैं एक्सएमएल फाइल। जो मशीन लैंग्वेज वाली फाइल होती है वो कौन सी फाइल होती है? .xml। HTML सुना है? कौन बोलेगा फुल फॉर्म? बोल भाई। वेरी गुड वेरी गुड। XML का एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज। तो इसका XML फाइल बन के जमा होता है, ठीक है। ये बड़े कंपनियों के लिए, बड़े कंपनी को मशीन लैंग्वेज में जमा करना पड़ता है, तो उनका फॉर्म नंबर थोड़ा चेंज हो जाएगा। उनका फॉर्म नंबर क्या होगा? AOC 4 XBRL, सही है सर। बड़ी कंपनियां कौन है? ये हैं सर, लिस्टेड एंड उनके इंडियन सब्सिडरीज। ऑल कंपनीज जिनका पेड अप कैपिटल 5 करोड़ प्लस है, या फिर टर्नओवर 100 करोड़ प्लस है, या फिर जो इंडेस फॉलो करते हैं, ठीक है। आप लोगों को पता नहीं होगा, बैंक्स लोग इंडेस फॉलो नहीं करते, बैंक्स लोग एएस फॉलो करते हैं। तो बैंक लोग एक्सबीआरएल में जमा नहीं करते, ठीक है। एग्जेम्पशन है, किसको किसको एक्सबीआरएल में जमा नहीं करना है, इधर देख लो। एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इनको एक्सबीआरएल में जमा करने की जरूरत नहीं है। एनबीएफसी को जमा करने का फॉर्म नंबर अलग होता है, AOC 4, एनबीएफसी, इंडेस, ठीक है। नॉर्मल कंपनियों को AOC 4 CFS। और अब एक खास बात, ये तो मैंने अमेंडमेंट पढ़ाया था, काटो उसको। हाँ, अब ये नियम है, आपने CSR किया ना, आप बड़ी कंपनी हो, CSR करते हो, तो आपको एक रिपोर्ट ऑन CSR बनाना पड़ता है, फॉर्म नंबर CSR 2, और वो AOC 4 के साथ ही अटैच करके जमा होता है, ठीक है। पढ़ो। जिन कंपनियों पे CSR एप्लीकेबल हैं वो एक रिपोर्ट ऑन CSR बनाएंगे, जो बोर्ड रिपोर्ट में जाता भी है, और वो अलग से बनेगा फॉर्म CSR 2 में, और AOC 4 के साथ ही जमा कर दिया जाएगा। अब पिछले 3-4 साल से चल रहा है ड्रामा,
लोग जमा नहीं कर रहे OC4 के साथ CSR2, तो बार बार बोल देते ठीक है OC4 पहले आप कर दो, CSR2 का डेट नवंबर है, दिसंबर एक्सटेंड करते जा रहे हैं, हर बार सर्कुलर आता है डेट एक्सटेंड हो जाता है, बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, यू जस्ट रिमेंबर CSR2 किसके साथ जमा होता है, AOC4 के साथ, बहुत खत्म, इतना ही है बस, तुम्हारे लिए इतना ही है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ खास बातें जिसमें बहुत क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनो, इस बार भी आया था इसके ऊपर क्वेश्चन, तुम वहां से पढ़ोगे तुमको टाइम लगेगा, मैं कहानी की तरह बता दूंगा, इजी होगा। हमने ना 1 सितंबर को AGM किया, कब किया, 1 सितंबर को हमने AGM बुलाया था, चलेगा, चलेगा सर। उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप लोगों के सामने रखा था, आप लोग अप्रूव नहीं किए, आप लोग बोले गड़बड़ है गड़बड़ है गड़बड़ है, अप्रूव नहीं किए, तो यानी कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अनअडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। हमने बोला ठीक है जी, गिव अस 20 डेज, गिव अस 20 डेज में हमने वापस से ठीक किया, फिर से ऑडिट करवा लिया CA को बोल के, और सर्कुलेट कर दिया और AGM कर लिया। एडजॉर्न्ड AGM में आके आप लोगों ने उसको अप्रूव कर दिया, अब वो क्या बन गया, अडॉप्टेड FS। तो यहां पर 2 बार AGM हुई ना, ओरिजिनल AGM, एडजॉर्न्ड AGM, ओरिजिनल में अनअडॉप्टेड FS, एडजॉर्न्ड में एडॉप्टेड FS। यहां पर 2 बार फाइलिंग करना पड़ेगा ROC के पास, डुअल फाइलिंग, क्या बोला मैंने, डुअल फाइलिंग। पहले जब आपका ओरिजिनल AGM हुआ उसमें अनअडॉप्टेड है, तो वो अनअडॉप्टेड ही आप 30 दिन में एक बार जमा कर दो, फिर जब एडजॉर्न्ड AGM में अडॉप्ट हो जाएगा तब वापस से जमा कर देना। तो इसमें 2 बार फाइलिंग होता है, प्रोविजनल फाइलिंग, फाइनल फाइलिंग, ठीक है। पहला क्या देखो, हेडिंग पढ़ो, ये प्रोविजनल फाइलिंग ऑफ अनअडॉप्टेड FS, और फिर दूसरा क्या, फाइनल फाइलिंग। अब मैं एक बात बोल देता हूं, मान लीजिए दोनों AGM अगर 20 दिन में हो भी गया तो भी आपको 2 बार तो जमा करना ही पड़ेगा। जैसे किशोर बोला सर नियम तो है कि 30 दिन में जमा करना है, तो ओरिजिनल AGM से 20 दिन में हम लोग अडॉप्ट कर लेंगे, तो फिर वापस उसको क्यों जमा करें भाई, करना पड़ेगा। ओरिजिनल AGM और एडजॉर्न्ड AGM अगर 2 बार हो रहा है ऐसे ना, तो आपको एक बार अनअडॉप्टेड जमा करना और एक बार आपको अडॉप्टेड जमा करना पड़ेगा, 2 बार जमा करना पड़ेगा, दैट्स कॉल्ड डुअल फाइलिंग, ठीक है। अच्छा, OPC के लिए फाइलिंग का टाइम लिमिट क्या है, इनका तो AGM होता नहीं है, तो इनके लिए सीधा है 180 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, 180 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ, ठीक है, क्योंकि इनका तो AGM होता भी नहीं है। यहां तक क्लियर है। लिस्टेड पापा को अपने फॉरेन सब्सिडीज का FS भी ROC में जमा करना पड़ेगा। इंडिया वाले बच्चे तो खुद ही जमा कर देंगे, पर फॉरेन के बच्चे तो जमा करेंगे नहीं, तो उनका पापा जमा करेंगे, ठीक है। ये हेडिंग पढ़ो, और इसमें वही वाला ड्रामा है, अनऑडिटेड है तो कोई बात नहीं, ठीक है, इंग्लिश में तो ट्रांसलेट करके जमा करा दो, लाइक दैट, ओके। सबसे कमाल तो सर हमने AGM ही नहीं किया। एक कंपनी है 30 सितंबर आ गया और AGM नहीं किया, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं हम जमा ही नहीं करेंगे अपना FS। बोला क्यों, क्योंकि बोलता है जमा तो तब करना पड़ता है जब AGM और 30 दिन बाद, हम तो AGM ही नहीं किए। बोला आपके इस पाप के जो आपने सिस्टम बना लिया कि मैं AGM ही नहीं करूंगा तो ये हो जाएगा, ये अलाउड नहीं है। अगर AGM नहीं भी करोगे तो एज पर सेक्शन 96 देयर इज अ लास्ट डेट ऑफ होल्डिंग AGM 30 सितंबर, वहां से 30 दिन में तो जमा करना ही पड़ेगा, ठीक है। और पेनल्टी लगेगा वो तो सब अलग है, AGM नहीं करने की पेनल्टी सेक्शन 99 में, जमा वगैरह गड़बड़ करने की पेनल्टी 137 में, तो पेनल्टी तो झेलोगे ही, ठीक है। तो AGM तो किया नहीं तो जमा करो। आओ एक क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, ये इलस्ट्रेशन पढ़ो। AGM ऑफ R लिमिटेड वाज नॉट हेल्ड, तो अब क्या करेंगे, जमा करो, ड्यूली अडॉप्टेड नहीं, ड्यूली साइंड, अडॉप्ट तो हुआ ही नहीं, AGM तो हुआ नहीं, पर ड्यूली साइंड बाय द डायरेक्टर्स एंड ऑल, जमा करो विद द स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स एंड रीजन कि क्यों आप लोग AGM नहीं कर पाए, जमा तो करना पड़ेगा। गवर्नमेंट बोलती है हम तो लेके मानेंगे, ठीक है, तो देना पड़ेगा। इधर ये सेक्शन नंबर 137 की पेनल्टीज है, ओके। पेनल्टी बहुत क्लीशे है, ये पेनल्टी तुम अगर याद कर ले तो तुमको भयंकर फायदा होगा, ठीक है। मैं तुमको बता देता हूं, कंपनी लॉ में सबसे कॉमन पेनल्टी 447 और उसके बाद ये है 10,000 रुपया प्लस 100 रुपया पर डे, अप टू कंपनी पे मैक्सिमम और इंसान पे मैक्सिमम 50,000, ये सबसे कॉमन पेनल्टी है। 447 के बाद कंपनी लॉ में सबसे कॉमन पेनल्टी जगह जगह लगा सकते हो, ठीक है ना। ग्रेट है, ग्रेट हो गया। 137 डन, खत्म नहीं। अकाउंट्स FS खत्म। अब ये देखो क्या लिखा है, 134 बोर्ड रिपोर्ट
एंड 132 नाफरा, 134 बोर्ड रिपोर्ट। मैंने ना बोर्ड रिपोर्ट के लिए एक मास्टर वो बना रखा है, इधर ये देखो, मैं एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगा, पूरा समझ में आएगा, सुनो ठीक है। वाई डू वी नीड बोर्ड रिपोर्ट? बिकॉज सर बैलेंस शीट पीएल इज नॉट इनफ। बैलेंस शीट पीएल आपको सिर्फ नंबर्स देते हैं और आपको बिजनेस की बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जो आपको कभी भी बैलेंस शीट पीएल से नहीं मिलेगी, उसको अलग से बताया जाना चाहिए। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहाँ गए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक पूरा कंपनी के बिजनेस के बारे में डिटेल देते हुए एक रिपोर्ट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं डायरेक्टर्स रिपोर्ट या बोर्ड रिपोर्ट, ठीक है। ऊपर बनाते हैं बोर्ड रिपोर्ट, और वो एनुअल रिपोर्ट, ये क्या बोलते हैं, अकाउंट्स के साथ ही अटैच, एफएस के साथ ही अटैच किया जाता है। बोर्ड रिपोर्ट आप लोगों को सर्कुलेट भी होगा 136 में, आरओसी में जमा भी होता है। आरओसी में जब आप एफएस जमा करते हो एओसी 4, उसके साथ ऑडिट रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट सब जमा करना पड़ता है। तो बोर्ड रिपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिपोर्ट है, किसने बनाया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। तो साइन कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मैं कुछ शो कर रहा हूं, सारी हार्ड चीजें बताऊंगा, इजी। देखो मैराथन का पर्पस है हार्ड चीजें, कंसेप्ट सारे बता दो, हल्की फुल्की चीजें वो हमारा फोकस नहीं है, मेन हार्ड चीज है। तो इधर सीधा हार्ड चीज करा रहा हूं। क्या लिखा है पढ़ो, सीधी सीधी बात है, किसकी रिपोर्ट है ये? तो साइन कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो नियम क्या है सुनो, अगर हमारे बोर्ड का कोई चेयरपर्सन है और इसको सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अलाउ कर दिया, सर आप ही कर दीजिए साइन, तो फिर ये कर देंगे। पर अगर इसको ऐसा अलाउ नहीं किया तो फिर एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स आउट ऑफ विच 1 इज एमडी। तो यहां 2 ऑप्शन ही है। पहला ऑप्शन पढ़ो, ब्लू कलर, क्या हुआ? कौन साइन करेगा? चेयरपर्सन इफ ऑथराइज्ड बाय बोर्ड, पर इफ इज नॉट देन 2 डायरेक्टर्स आउट ऑफ विच 1 इज एमडी। पर यहां कोई सीएस वीएस का चक्कर नहीं है, ये किसकी रिपोर्ट है? तो सीएस साइन क्यों ही करेगा? अच्छा, हमारे ओपीसी में तो इतने डायरेक्टर्स है ही नहीं, हमारे ओपीसी में सिर्फ एक ही डायरेक्टर, मतलब वही कर देगा। पढ़ो ये, पढ़ लिया तुम लोग? मैं एक सवाल पूछूं, मेरे ओपीसी में 6 डायरेक्टर है, हो सकते हैं क्या? हाँ, ओपीसी में मिनिमम 1 डायरेक्टर, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर। मेरे ओपीसी में 6 डायरेक्टर। अब बताओ कितने जन साइन करेंगे? पढ़ो, क्या देखता है? अगर एक है तो एक, अनेक है तो 6 करेगा क्या? 2। या तो फिर वही बात है, मतलब चेयरपर्सन अगर 6 में से कोई चेयरपर्सन ऑथराइज है तो वो करेगा, और अगर नहीं ऑथराइज है तो 2 डायरेक्टर्स आउट ऑफ विच 1 शैल बी एमडी, वैसा। ठीक है, ये मैं इतना क्यों दिखाया? बिकॉज अभी मैं कुछ और दिखाऊंगा जो देखने में लगे अरे सेम सेम है। अरे सेम सेम नहीं है, आधा सेम है आधा डिफरेंट है। ठीक है, तो ये हल्का वर्जन था, पहले देख लो अच्छे से। हेडिंग बोलो क्या है? बोर्ड रिपोर्ट। अब मैं बात कर रहा हूं साइनिंग ऑफ एफएस की। साइनिंग ऑफ एफएस मैं पहले से बता देता हूं ताकि तुम मेंटली तैयार रहो। एफएस पे चेयरपर्सन साइन करेगा इफ ऑथराइज्ड, इफ नॉट ऑथराइज्ड 2 डायरेक्टर्स आउट ऑफ विच 1 इज एमडी। इसके अलावा सीईओ, सीएफओ, सीईएस वो भी साइन करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। ठीक है, ओपीसी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चाहे कितने भी डायरेक्टर्स हों, सिर्फ एक ही डायरेक्टर साइन करेगा। ठीक है, तो वो इससे डिफरेंट है, सेम नहीं है। हेडिंग पढ़ो। The FS is approved by the board of directors by passing BR and then signed by ठीक है, सीईओ, सीएफओ, सीएस। ओके, अब ये ब्लू वाला पढ़ो। ओपीसी में एक ही को साइन करना है, यहां नहीं बोला when there is only 1 डायरेक्टर। क्लियर है ना? हर बोर्ड रिपोर्ट और एफएस रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये दोनों एफएस के साथ अटैच होता है। नंबर 2 क्या लिखा है? ऑडिट रिपोर्ट, ये भी अटैच होगा एफएस के साथ। अब देखो बोर्ड रिपोर्ट के कंटेंट्स चालू हो गए। ठीक है, ये सारे के सारे कंटेंट्स आईसी किताब में है।
ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सर इतना लंबा कौन पढ़ेगा, छोड़ देते हैं। नहीं, ये इजी है यार, ये हार्ड नहीं है, तुम लोग प्लीज समझो। देखो, अगर कोई टॉपिक या कोई कंसेप्ट है जो इजी है, हार्ड नहीं है, लेंदी है, इजी बट लेंदी, इट्स गुड। पेपर मान लो छोटा है और एकदम हार्ड आए, या पेपर लंबा आए पर इजी आए, एनी गिवन डे वी विल प्रेफर इजी पेपर, भले वो लेंदी हो। कि कुछ कर तो पाएंगे, मैं छोटा पेपर दूं, एक पन्ने का पेपर दे रहा हूं पर एकदम ही हार्ड है, तो फायदा क्या हुआ। तो अगर कोई टॉपिक इजी है, भले वो लेंदी है, वी कैन डू इट ना, व्हाट इज द प्रॉब्लम, एक रीड मार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको पूरा, ये देखो, ये बोर्ड रिपोर्ट का पूरा कंटेंट चालू हो गया। इसमें सिंपल सिंपल चीजें होती हैं, ठीक है। मैं हल्का फुल्का बता देता हूं। एनुअल रिटर्न जो जमा करते हैं ना, उसका वेब लिंक देना पड़ता है इसमें, कि मेरे वेबसाइट पे जाके देख लो वहां पे। नंबर 2, साल में कितनी बोर्ड मीटिंग हुई। नंबर 3, DRS, ये मैं डिटेल में बताऊंगा अगले, मतलब बाद में आएगा, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। अगर ऑडिटर ने फ्रॉड वगैरह किया है जो कि लेस देन 1 करोड़ का है, तो उसने BOD को बताया होगा, उसके ऊपर जवाब ये लोग यहाँ पर लिख के देंगे कि हमारे कंपनी में फ्रॉड वॉड का क्या सीन है। 4 नंबर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स डिक्लेरेशन देंगे कि जी हम इंडिपेंडेंट हैं। 5 नंबर, हमारे यहाँ एक कमेटी है, नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी, अंडर सेक्शन 178, ये बड़ी कंपनियों में होता है, जहाँ पे सक्सेशन प्लानिंग होता है। जैसे मान लो मुकेश अंबानी अगर जाएंगे तो हु विल बी द नेक्स्ट MD। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी तो और लोग आते रहते हैं, चेंज होता रहता है। तो एक कमेटी होती है, नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नॉमिनेट करती है, नया नया लेके आती है और उनका पैकेज डिसाइड करती है, रेमुनरेशन, कि डायरेक्टर को कितना पैसा मिलेगा, तो उनकी पॉलिसी क्या है, उसका एक अटैचमेंट जाएगा यहाँ पे। ऐसे कर करके पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। खास 2 बातें आप याद रखो, इसमें से सर बहुत सारा इंफॉर्मेशन है जो डुप्लीकेट है। इसमें पीला डब्बा में बहुत सारा इंफॉर्मेशन है जो डुप्लीकेट मतलब वो इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी दे रहे हैं और यहां भी दे रहे हैं, तो डबल डबल हो गया। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट तो एक साथ ही जाता है जहां जाता है, तो डबल डबल देने को फायदा है क्या। तो अमेंडमेंट आ गया, पुराना अमेंडमेंट है, हेडिंग पढ़ो। इफ एनी डिस्क्लोजर इज इंक्लूडेड इन FS, no need to repeat it in board report, give reference. Example, RPT, AS18, अबे AS18 रिलेटेड पार्टी ट्रांसफर, अकाउंटिंग 18, तो तुमको तो मालूम है AS18 का रिलेटेड पार्टी का पूरा डिस्क्लोजर क्या नोट्स टू FS में। अब इसमें नियम होता है कि इसमें भी AOC2 अटैच करके पूरा डालना पड़ता है, डालना जरूरी है क्या, रेफरेंस दे दो, ठीक है। H नंबर पढ़ो। फॉर्म जरूरत है नहीं, हम तो FS में डालेंगे नोट्स, वहां रेफरेंस दे देंगे। इनफैक्ट वो जो नोट्स जो FS में डालेंगे ना, वो एज पर AS18 प्लस AOC2 होगा, मतलब इसकी भी सुन ली उसकी भी सुन ली, समझा क्या, क्लियर है ना। अच्छा, अभी तुम लोग को मैंने नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन पॉलिसी बताया, और एक होता है CSR पॉलिसी, CSR पॉलिसी। ये दोनों पॉलिसीज नियम होता है कि आपको यहां पे अटैच करना पड़ेगा, परसों तो बहुत लंबा लंबा होता है, तो बोला यहां अटैच करने की जरूरत नहीं है, आपने अपने वेबसाइट पे डाला है ना, उसका वेब लिंक दे दो, ये पढ़ो। NRC पॉलिसी और CSR पॉलिसी वेबसाइट पे है, उसका वेब एड्रेस दे दो, यहां पे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, हो गया, ठीक है। अच्छा, छोटों के लिए छोटा रिपोर्ट कॉल्ड अब्रिज्ड बोर्ड रिपोर्ट। वेट, क्या बोर्ड रिपोर्ट का कोई फॉर्म नंबर होता है, तो क्या अब्रिज बोर्ड रिपोर्ट का कोई फॉर्म नंबर होता है। अब्रिज बोर्ड रिपोर्ट किसके लिए आया है, इनके लिए आया है, उसमें कम कंटेंट देना पड़ता है। देखो इसका बॉक्स कम है ना, जो भी इसमें है सब ऊपर से ही उठाया हुआ है, ठीक है, कुछ अलग नहीं है। अच्छा, लास्ट तुम लोगों को 2-3 चीज एक्स्ट्रा बता देता हूं, बंद कर दिया तो ओह ठीक है, लास्ट 2-3 चीज एक्स्ट्रा बता देता हूं जो बाद में नया आया था। ओके, 10 नंबर पॉइंट, आपकी कंपनी में एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी होनी चाहिए जहां पे कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस फाइल हो सके। तो वो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का हेड कौन है, डायरेक्टर्स कौन है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, वो आपको बोर्ड रिपोर्ट में देना पड़ेगा, ठीक है। इसके ऊपर भी देखो लॉ है, पढ़ो। सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस, ब्रैकेट में समथिंग समथिंग एक्ट 2013, ठीक है। अब फिर कोई स्टूडेंट है पागल की तरह बोलेगा सर वुमेन क्यों, मेन भी तो हो सकता है। अरे यार, ये क्लास 10 का मतलब याद आ जाता है। क्लास 10 में क्या हुआ था, वो मॉरल साइंस नहीं होता है क्या, उसमें सेक्स एजुकेशन डाला गया था, ओके पहले। तो जो हमारी मॉरल साइंस की टीचर थी बोली मैं नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है, बॉयज का क्लास था, तो वो जाके प्रिंसिपल हम पढ़ाएंगे,
और हम लोग का जो प्रिंसिपल था ग्रेगरी मंटेरो फादर, वो बहुत लंबा चौड़ा आदमी था और बहुत खुर्राट था, वो कूद भी सकता है, ठीक है। तो वो आया, वो पढ़ाएगा, मतलब वो एक अलग डिफरेंट कैरेक्टर थे। तो वहाँ पे मेरे को याद था एक लड़का था पारस, सारे सेक्शंस का कंबाइंड एक ही बार में हो रहा था क्लास, क्योंकि फादर घर आ रहा है, तो उसमें पारस था, वो एक नंबर का साइको। वो यही बोला, सर अगर मैन हुआ तो, उसका यही था, ठीक है। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट ये सब विमेन का ही होता है, मेन वेन का छोड़ो, नो कमेंट्स, रेयर चांस है, ठीक है। 11 इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में अगर आपका प्रोसीडिंग चल रहा है, मतलब कंपनी मरने वाली है, तो डिटेल्स यहाँ देने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपके हालात खराब है, आपने बैंक के साथ लोन का सेटलमेंट किया है, OTS वन टाइम सेटलमेंट, तो किस वैल्यूएशन पे हुआ वो पूरा डिटेल यहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। इधर ये डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, ये अलग से क्वेश्चन आता है, मैं याद करा रहा हूं। उन्होंने बोला बोर्ड रिपोर्ट के अंदर ही एक स्टेटमेंट होता है कॉल्ड DRS, डायरेक्टर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। उसमें क्या क्या होता है बताओ। मैं बोल रहा हूं 6 चीजें होती हैं याद करने के लिए। आप इज मैजिक, ऑब्जेक्ट, ए से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ए से अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड एस्टिमेट्स, पी से प्रॉपर एंड सफिशिएंट केयर फॉर साफी, safeguarding the assets, accounting records, preventing frauds and irregularities. G से going concern, I से internal control, C से compliances of all laws. सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। इस पे क्वेश्चन आता है। साइनिंग तो बता ही दिया मैं। अटैचमेंट, अब फिर से वापस है, बताओ तो एफएस के साथ और सीएफएस के साथ क्या क्या अटैच एनेक्चर होता है। ब्लू डिब्बा, नोट्स टू एफएस ऑब्वियसली। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट बोलो। एक चीज नोटिस करो प्लीज, ब्लू डब्बे को ध्यान से पढ़ो, कुछ कमेंट करो। हाँ, नोट्स टू एफएस एनेक्चर है और बाकी दोनों, सर क्या फर्क पड़ता है। सर वही फर्क है जो बेसिकली आप समझो फैमिली और रिलेटिव में है। किसको ज्यादा प्यार करोगे, फैमिली की रिलेटिव। फैमिली मतलब जिनके साथ रह रहे हो, और रिलेटिव मतलब जैसे सेकंड लेवल हो जाता है, ठीक है। तो ये वही फर्क है। एनेक्चर वो चीज है जिसके बिना एफएस अधूरा है, तो नोट्स टू एफएस इज एनेक्चर, एंड बाकी दोनों क्या है, अटैचमेंट है। उसके बिना भी एफएस तो पढ़ ही सकते हैं, समझ में तो आएगा ही। मेरा बोलना है ना कि इस पे एमसीक्यू आ सकता है। वो लोग आपको पूछे कि बताइए तो ऑडिट रिपोर्ट क्या है, डैश, अपेंडिक्स, एनेक्चर, अटैचमेंट, अडेंडम, अटैचमेंट, समझ गए, ऐसे करके पूछ सकता है, ठीक है। पेनल्टी बोर्ड रिपोर्ट वाली 3 लाख और 50,000 खत्म होता है, फिर 134 खत्म होता है, फिर 132। अभी देखो 132 को बड़ा सेक्शन है, उसको रिवाइज करने के लिए आई हैव ड्रॉन अ मास्टर डायग्राम, यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। एक कमाल की बात है, ये तो तुम ऑडिट का डाउट पूछ रहे हैं मेरे सेक्शन ऑडिट सब्जेक्ट का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम लोग ऑडिट में पढ़ते हैं कि ऑडिटर भी साइन करता है, पर ये बात लॉ में सेक्शन के अंदर लिखी हुई नहीं है 134 के अंदर, ठीक है, पर करती है ऑडिटर, करती है, करता है, एक ही बात। 132 नाफरा का मास्टर सेक्शन है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। इसके 2 काम है। नंबर 1 ASSA मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग रेकमेंड करना, ICA बनाएगा, उसको लोग गो थ्रू करेंगे, रिवाइज करेंगे, फिर फाइनलाइज करके CG को बोलेंगे और फिर CG नोटिफाई करेगा, जो कि कर दिया है। ये पहला काम है। दूसरा काम है बड़े बड़े कंपनियों, BC BBC, BC बिग कंपनी, BBC बिग बॉडी कॉर्पोरेट, बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑडिटर्स को जांच करना कि ये लोग ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं। तो हिंदुस्तान के सारे CLO को डरने की जरूरत नहीं है, जो बड़े बड़े कंपनियों को ऑडिट करते हैं उनको डरने की जरूरत है। तो बिग 4 वाले तो डरेंगे, और भी बहुत सारे CA फर्म है जो डरेंगे, जो बड़े बड़े कंपनियों को ऑडिट करते हैं। सर बड़ा बड़ा कंपनी मीन्स व्हाट? अरे बड़ा बड़ा कंपनी मीन्स दिस रे। 5 पॉइंट्स है। नंबर 1 लिस्टेड ऑब्वियसली आएगा। नंबर 2 फिगर्स वाला, अनलिस्टेड कंपनी 500 करोड़, 1000, देखो व्हाइट कलर देखो, 500 करोड़, 1000 करोड़, 500 करोड़। नंबर 3 स्पेशल रेगुलेटेड कंपनीज जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, स्पेशल स्टैट्यूट। नंबर 4 वो एंटिटीज जिनमें जनता का इंटरेस्ट है, इन विच पब्लिक इज इंटरेस्टेड। एंड नंबर 5 बड़ी कंपनियों के फॉरेन सब्सिडीज अगर वो बहुत बड़े हैं, मतलब उनका
नेटवर्थ या टर्नओवर पूरे ग्रुप के टर्नओवर का मोर देन 20% है तो उनका भी ऑडिटर्स का जांच होगा, ठीक है। तो नाफरा ऑडिटर्स की जांच कर सकता है। नाफरा किन ऑडिटर्स की जांच करेगा? छोटे ऑडिटर्स की, बड़े ऑडिटर्स? बड़े ऑडिटर जो बड़े बड़े कंपनियों को ऑडिट करता है, इसी पे ज्यादा ज्ञान है, ओके। ये देखो, बड़ी कंपनियों को भी और बड़े ऑडिटरों को भी, दोनों को नाफरा को बताना पड़ेगा कि मैं हूं, ताकि मेरी जांच हो सके। तो देखो इधर जो कंपनियां होती हैं वो तो जब जब एजीएम में ऑडिटर को अपॉइंट करती है 15 दिन के अंदर आरओसी के पास एडीटी 1 जमा करती है और फिर आरओसी नाफरा को दे देगा। ये तो सिंपल है। लेकिन सर जो बड़े बड़े बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं, एसबीआई बैंक, हेलो, एसबीआई बैंक इज अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट? बॉडी कॉर्पोरेट है ना, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो वो तो आरओसी में एडीटी 1 जमा करता नहीं है, तो वो सीधा नाफरा में जमा करेगा, नाफरा 1 विद इन 15 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। मैं बड़ा कर रहा हूं। बिग बॉडी कॉर्पोरेट्स, फाइल विद इन 15 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। इंस्टीट्यूट किताब में लिखा है नाफरा 1, याद रहेगा, याद रहेगा, ठीक है। तो जो कंपनियां होती हैं वो एडीटी 1 जमा करती है 15 दिन में, और जो बिग बॉडी कॉर्पोरेट जो कंपनी नहीं है वो नाफरा 1 जमा करते हैं। खाली क्लाइंट की जिम्मेदारी नहीं है, ऑडिटर की भी जिम्मेदारी है। जो बड़े बड़े कंपनियों का ऑडिटर है वो स्वयं जाके गवर्नमेंट को बताएगा, नाफरा को बताएगा कि मैं हूं, मेरी जांच कर दो, ठीक है। द ऑडिटर्स ऑफ बीसी एंड बीबीसी विल फाइल विद इन एवरी ईयर। क्लियर है ये? मैंने ब्रैकेट में, अरे यार मैंने ब्रैकेट में रूल नंबर भी लिख के दिया है रेफरेंस के लिए, हर चीज का सोर्स। पर रूल नंबर याद करना जरूरी नहीं है, वो केवल एक तसल्ली के लिए होता है कि हाँ कहाँ क्या कैसे हो रहा है, ठीक है। आर बी ओके विद दिस? ये मेन था। नाफरा एएसएसए रेकमेंड करता है ना, उसके लिए नाफरा बहुत छोटे छोटे स्टेप्स बहुत सारे लेता है, जो ये डिटेल में। अगेन ये इजी है, हार्ड नहीं है, ये इजी है। हार्ड जो है उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। एएसएसए के रिकमेंडेशन के लिए क्या क्या, ठीक है। एएसएसए के हिंदुस्तान अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड ऑडिटिंग फॉलो करे, इसके लिए नाफरा क्या क्या करता है वो इन ब्लू स्टेप्स, ब्लू डिब्बों में लिखा, और ये ब्लू डब्बे रूल्स में और ये इंस्टीट्यूट की किताब में, ठीक है। नाउ मेनी पीपल ट्राई टू स्किप दिस, बट आई एम टेलिंग यू इसके अंदर भी कुछ अच्छा सामान है। आई विल गिव यू जस्ट एन हिंट अच्छा सामान का। नाफरा ने एक सीए फर्म की जांच कराई, बड़े ऑडिटर की, पता चला बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। तो नाफरा बोलेगा कि तुम्हारे को मैं सर्टिफिकेट नहीं दूंगा, तुम पहले अपना सारा गलती सुधारो, और नाफरा उसकी सारी गलतियों का रिपोर्ट बना के सीजी को दे देगा। किसको दे देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। नाफरा एक रिपोर्ट पब्लिश करेगा जहां उसने बड़े बड़े ऑडिटर्स का जांच किया और क्या क्या गड़बड़ियां पाई गई। पर नाफरा भी कॉन्फिडेंशियलिटी को रिस्पेक्ट करते हुए, अगर कोई बात ऐसी है जो कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए तो उसको डिस्क्लोज नहीं करेगा, पर जो नहीं रहनी चाहिए वो पूरा नाफरा अपने वेबसाइट पर डाल देगा। तो नाफरा की वेबसाइट में रिपोर्ट भी आता है कि नाफरा ने पीरियोडिकली आते रहता है कि हमने बड़े बड़े ऑडिटर्स का इन्वेस्टिगेशन किया तो ये गलतियां हमको पाई गई। तो ये पब्लिसाइज होता है, मतलब आपकी बदनामी होगी अगर आप घटिया ऑडिटर हो तो। घटिया सीए फर्म, घटिया ऑडिटर, लिज्जर ऑडिटर, आलसी ऑडिटर, नेग्लिजेंट ऑडिटर होगा, बदनामी होगा। ये सब लिखा है इसमें, ये देखो ना। 7 नंबर पढ़ोगे जरा, रीड हो रहा है? 7 नंबर, शैल पब्लिश इट्स फाइंडिंग्स विद रिस्पेक्ट टू, वो जो बड़ा बड़ा ऑडिटर्स है वो SQC1 स्टैंडर्ड और क्वालिटी कंट्रोल फॉलो नहीं कर रहा, 220 फॉलो नहीं कर रहा क्वालिटी कंट्रोल, वेबसाइट में डाल देंगे। लेकिन 8 नंबर भी पढ़ो, अगर कोई इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है तो वो नहीं, उसका सेपरेट रिपोर्ट सीजी को जाएगा, ठीक है। तो भाई ये आसान चीज है, हार्ड चीज नहीं है कि इसको स्किप कर दें, ठीक है। अब नाफरा में कौन कौन होता है, कौन कौन बैठता है, ये कॉम्पोजिशन ऑफ नाफरा है। ये मतलब आने के चांसेस बहुत कम है। रीजन क्या है? पहले ना डायरेक्ट क्वेश्चन आया करते थे, अब डायरेक्ट क्वेश्चंस एकदम बंद हो चुके हैं। अब सारे क्वेश्चंस केस स्टडी टाइप आते हैं। तो केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस के अंदर इसके ऊपर फ्रेम कर पाना कि बताओ तो नाफरा में कौन कौन बैठता है, ये इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट, बट एक हल्का सा रीडिंग रहना चाहिए। अब नाफरा, मैं मेन यही जानना चाहता हूं कि नाफरा सीए के साथ क्या क्या कर सकता है। ये कर सकता है, पेनल्टी डाल सकता है आपके ऊपर। अगर आप एक छोटे सीईओ, इंडिविजुअल सीईओ, फर्म नहीं हो, तो आप पे पेनल्टी कितने का? 1 लाख से लेके 5 टाइम्स द ऑडिट फीस।
अगर आप फर्म हो तो 5 लाख से लेके 10 टाइम्स द ऑडिट फीस, प्लस आपको हम बैन कर देंगे आपकी फर्म को, और आपको बैन कर देंगे कितने के लिए? 6 महीने से 10 साल। आप 10 साल तक क्या क्या नहीं कर पाओगे? 3 चीज, ऑडिट नहीं कर पाओगे, किसी का भी नहीं कर पाओगे, इंटरनल ऑडिट भी नहीं कर पाओगे, वैल्यूएशन का काम भी आप नहीं कर पाओगे। तो अब तीनों काम एमसीक्यू में आ सकता है, क्या क्या नहीं कर पाओगे? ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, वैल्यूएशन, ये 3 काम नहीं कर पाओगे, समझे ना? ये सब नाफरा का प्रोसीजरल्स है, इसमें कोई दम नहीं, खत्म नाफरा। ये देख लो 133 मैंने मना किया था पर आ गया मुंह पे, तो अब क्या करें मेरे, इतना सा है 133, नाम पढ़ो। CGAS बनाएगा, ठीक है, इधर देखो CGAS बनाएगा ICAI और नाफरा से पूछ के, मतलब जब तक नाफरा नहीं बन जाता तब तक नाकास। नाफरा बन गया ना 2018 में, तो ये प्रोवाइजो फालतू है, ठीक है। अब CG ने कौन कौन से नोटिफाई किए रूल्स, आइए नाम पढ़े, व्हाइट कलर पढ़ो, यही है, ये तुम्हारे सिलेबस में तुम लोग पढ़ते हो अकाउंट्स के अंदर, ठीक है, ये भी प्रिस्क्राइब कर चुका है। इसके अलावा लिस्टेड कंपनीज के लिए सेबी ने भी कुछ एक्स्ट्रा रेगुलेशंस में ज्ञान दिया है, ठीक है ना। अब आई थिंक अब कंप्लीट हो गया ना, अब कुछ नहीं ना, तो ये अपना हैवी चैप्टर था अकाउंट्स, खत्म होता है। नाउ आई विल स्टार्ट अ चैप्टर, सिंपल चैप्टर बट गुड वन, इससे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, अब इसकी औकात बढ़ गई एग्जाम में। बी कैटेगरी के अंदर आखिरी चैप्टर, चैप्टर नंबर 10, ऑडिट एंड ऑडिटर्स। ये चैप्टर सर पहले बिफोर 2023 ये लॉ में भी था और ऑडिट में भी था, तो क्या है कि ऑडिट से आधा आएगा, आधा यहाँ लॉ से आएगा। अब ऑडिट सब्जेक्ट से इसको हटा दिया गया है, तो अब इस पर क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस किस में बनते हैं? लॉ के अंदर ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। इसका वेटेज एग्जाम में कितना है? 5 से 15, 5 से 15 मार्क। मैं फिर भी इसको थोड़ा लो रखूँगा, क्योंकि वो लोग अकाउंट से ज़्यादा पूछते हैं और ऑडिट से कम पूछते हैं, तो मैं इसमें अज्यूम करूँगा कि इसमें 5 से 10 मार्क के रेंज में ज़्यादा आएगा, बट समटाइम्स 15 का भी इससे आ सकता है, ओके। साइज वाइज अकाउंट से थोड़ा कम है ये, और फ्लेवर वाइज तो उससे काफ़ी कम है। अकाउंट्स वाले चैप्टर में बहुत फ्लेवर है, ये टॉपिक वो टॉपिक वो टॉपिक वो टॉपिक, ऑडिट वाले का सेंट्रल फ्लेवर एक ही जैसा है, ठीक है। तो रिवीजन इसका सिंपल होता है, ओके। एग्जाम में वेटेज 5 से 15 मार्क्स। इसमें मैं बोलता हूँ जब रिवाइज करने बैठो ना, तो छोटी मोटी चीज़ों में जाना ही नहीं, सिर्फ किस में जाना? बड़ी बड़ी चीज़ों में, ठीक है। इधर नोट करो प्लीज़, यहाँ सेक्शंस का रेंज होता है 139 से लेके 148, स्टार देखो, 139 बड़ा सेक्शन, इंपॉर्टेंट सेक्शन, 140 मिडल सेक्शन, इंपॉर्टेंट सेक्शन, 141 मिडल सेक्शन बट वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, 142 लुल, 143 बड़ा सेक्शन, इंपॉर्टेंट सेक्शन, 144 छोटा सेक्शन बट इंपॉर्टेंट सेक्शन, बाकी 3 148 ये भी स्टार है, पर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ICAI इससे रूस गया है। क्यों रूस गया है? जो नया इंस्टीट्यूट हमने स्टडी मटेरियल बनाया ना, उसमें उन्होंने 148 में जो बहुत कुछ डाला था, खुद इंस्टीट्यूट ने डाला था, सब उड़ा दिया और एकदम हल्का कर दिया इसको। तो इसका मतलब है इंस्टीट्यूट चाहती है कि भाई कॉस्ट ऑडिट वाले CMA पूछें, CA नहीं पूछें। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, तो 148 स्टार है, बट आई विल से हाफ स्टार, मतलब ऐसा, ठीक है, ओके। तो सर यहाँ पर जब रिवाइज करो, अगर चैप्टर पे कंट्रोल चाहिए तो योर स्ट्रैटेजी शुड बी ये एक पेयर है आपस में, ठीक है। 141 144 एक्चुअली 141 के अंदर ही बीच में एक बार रुक के पढ़ना पड़ता है साथ साथ ही, ठीक है। तो तुम इनफैक्ट मैं बोलूंगा 141 में घुसने के पहले 144 एक बार ताक लोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। 143 एंड देन 148, ओके। ये सीक्वेंस रखना मतलब एकदम रिवीजन करते वक्त। सर यहाँ फॉर्म नंबर्स आप देखो जरा,
एडीटी, ऑडिट का छोटा बोलो, एडीटी 1 2 3 4, है ना? ये 4 फॉर्म्स मैंने बताया था मैनेजमेंट क्लास में, तभी काटा हुआ है, हटा दिया इंस्टीट्यूट ने। मैं बताऊंगा हालांकि, पर ये हटा दिया इंस्टीट्यूट ने। CRA, कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट, ठीक है? आफ्टर ब्रेक आई विल स्टार्ट द डिस्कशन। हेलो हेलो। तो अब हम लोग ये बड़ा चैप्टर रिवाइज करने जा रहे हैं। सीक्वेंस ये होगा एज आई टोल्ड यू। इंपॉर्टेंट बात, मुझसे एक स्टूडेंट पूछ रही थी कि सर जैसे हमारा एग्जाम सपोज दूर और हम लोग अभी से रिवाइज कर रहे हैं, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कराऊंगा और एक बार रिवीजन से नहीं होगा। जैसे तुम एक बार अभी कर लिए तो क्या ये इनफ है, क्या ये सफिशिएंट है? नहीं है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन होगा, ठीक है? ऑलमोस्ट एवरी एग्जाम टाइम, जब जब एग्जाम टाइम आएगा मैं रिवीजन कराऊंगा। मेरे घर पे स्टूडियो नहीं है, मतलब पढ़ाने का, मतलब मुझे सेंटर में पढ़ाना पड़ता है, वरना सबसे बेस्ट होता है कि मैं रात को अपने घर से स्टूडियो से अगर रिवाइज कराऊं तो इंटरनेट सबका अवेलेबल रहता है। पर बहुत जल्दी आई एम वर्किंग ऑन इट कि स्टूडियो ऑडियो टाइप का कुछ बन जाए। अभी घर छोटा है, उसमें जगह नहीं है, तो स्टूडियो कुछ बन जाए तो फिर मैं मतलब वहीं से सीधा रात को भी आके रिवीजन करा दिया करूंगा एग्जाम टाइम पे। ओके, पूरा का पूरा लाइव रिवीजन वापस होएगा। मल्टीपल रिवीजन से 2-3 फायदे होते हैं। नंबर 1, एक तो रिवीजन सर बार बार चाहिए ही चाहिए, नहीं तो एक बार का पढ़ा होता याद रहता नहीं। और दूसरी बात ये होती है सर हर रिवीजन में फोकस चेंज होता है। जैसे इस रिवीजन में मैंने इन टॉपिकों पे फोकस किया, अगले रिवीजन में कोई और चीज पे फोकस होगा, फिर कोई और चीज पे फोकस होगा। तो मल्टीपल रिवीजन में क्या होता है, अलग अलग चीजों पे फोकस बार बार हम लोग सबका शिफ्ट होता है, मेरा भी तुम्हारा भी। तुम्हारा भी जो ब्रेन है, तुम्हारे ब्रेन के सामने 100 चीजें आ रही है, पर 100 चीजों में से तुम 50 चीजों को ले पा रहे हो और 50 चीजें बाउंस कर देती हैं, ठीक है? तो हर बार जब तुम रिवीजन करते हो एक डिफरेंट 50 चीज तुम्हारे खोपड़ी में रजिस्टर होता है। इट इज लाइक व्हेन यू वॉच अ मूवी अगेन एंड अगेन, एवरी टाइम यू डिस्कवर समथिंग न्यू, बिकॉज फर्स्ट टाइम जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रजिस्टर हो चुका था ब्रेन में, सेकंड टाइम जब वो देखते हो ना तो वो तुमको पता है क्या होने वाला, तुम्हारा दिमाग उसमें नहीं जाता, तो तुम्हारा दिमाग नया चीज ढूंढता है और नई नई चीजें जो पहली बार मिस हो गई थी वहां तुम्हारा ध्यान जाता है। वैसा है, तो मल्टीपल टाइम्स रिवीजन चलेगा, मल्टीपल टाइम्स हम लोग ये करते रहेंगे, ठीक है? स्टार्ट करते हैं इसको। रिवीजन ऑफ ऑडिट एंड ऑडिटर्स। ऑडिटर का काम के अंदर एक बार एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ हल्का सा मैं तुमको, क्योंकि ये थोड़ा ऑडिट सब्जेक्ट से कनेक्टेड हो जाता है। कंपनी की जो मैनेजमेंट होती है वो प्रिपेयर करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पूरा चेक करता है, ऑडिट करता है और अपनी एक रिपोर्ट बना के देता है, ऑडिट रिपोर्ट। ये ऑडिट रिपोर्ट को कहा जाता है इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। इट इज अ मैंडेटरी डैश attachment. It is a mandatory attachment to financial statements. It goes to whom? Number 1, number 2, number 3. तो सर पूरे गांव में जाता है, सबके पास जाता है। और हिंदुस्तान में हर कंपनी का ऑडिट कंपलसरी है। सेक्शन 8 कंपनी, यस। गवर्नमेंट कंपनी, यस। फॉरेन कंपनी, यस। ओपीसी, यस। स्मॉल कंपनी, यस। और कोई बचा क्या? स्टार्टअप, यस। प्राइवेट पब्लिक, यस। लिस्टेड, ऑब्वियसली, बट ऑब्वियसली, यस यस यस। तो हर कंपनी का हिंदुस्तान में ऑडिट कंपलसरी है, एग्जेम्पशन नहीं है। एलएलपी में एग्जेम्पशन है। अंडर एलएलपी एक्ट 2008 जो स्मॉल एलएलपीज होते हैं, स्मॉल एलएलपी मतलब जिनका कैपिटल 25 लाख के अंदर है और टर्नओवर भी 40 लाख के अंदर है, उनका ऑडिट नहीं कराना पड़ता एलएलपी में, ठीक है? स्मॉल एलएलपी को एग्जेम्पशन है, पर यहां स्मॉल कंपनी को कोई एग्जेम्पशन इन कंपनी लॉ, नो कंपनी इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑडिट। आर वी ओके विद दिस? ठीक है, ग्रेट। अब जैसा मैंने ऊपर लिखा 139, सर 139 इज अ ह्यूमंगस सेक्शन। ये देखो 139 को हमने इतने 6 टुकड़ों में तोड़ा है। मैं एक एक टुकड़े पूरे बताते जाऊंगा। सबसे पहला टुकड़ा क्या है मेरे सामने, ये मेरे लिए मास्टर चार्ट है, इसी को पकड़ पकड़ मैं पूरा रिवाइज कराने जा रहा हूँ। 139 में क्या है? अपॉइंटमेंट प्रोसीजर। ये रहा सर आपके आंखों के सामने, अपॉइंटमेंट प्रोसीजर। दिस, लुक एट दिस लाइन, हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर? 4। केवल लास्ट वाले स्टेप में टाइमलाइन है 15 दिन का। और कहीं आपको दिख रहा है टाइमलाइन? है नहीं ना, खाली लास्ट वाले में। स्टेप नंबर 1 क्या होता है? ऑडिट कमिटी ऑफ द कंपनी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक अच्छा ऑडिटर ढूंढेंगे और प्रपोज करेंगे, स्टेप 1। स्टेप 2, जिस ऑडिटर को आप प्रपोज कर रहे हो, जिसको बनाने जा रहे हो अपने एजीएम में, क्या उसको सरप्राइज दोगे? क्या उसको पहले से बताओगे ना कि जी हम अपने एजीएम में आपका नाम प्रपोज कर रहे हैं, तो आप अपने बारे में हमें 4 बातें लिख के दीजिए। इसको हम कहते हैं 4 पॉइंट सर्टिफिकेट। क्या बोलते हैं? 4 पॉइंट सर्टिफिकेट, कि आप डिस्क्वालीफाइड नहीं हो, आप एलिजिबल हो, आपके ऊपर जो 20 कंपनी का कोटा होता है सीलिंग लिमिट वो पूरा नहीं हुआ है, आपके खिलाफ जो जो डिसिप्लिनरी केसेस चल रहे हैं बाय आईसीआई या नाफरा, उसका लिस्ट बना के हमको दीजिए, आपका अपॉइंटमेंट विल बी एज पर कंपनी लॉ, ये सब लिखा के ले लो उससे, ठीक है? ताकि बाद में वो मना नहीं कर पाए,
ठीक है। पहले क्वेश्चन आता था हमने सीए को बना दिया एजीएम में ऑडिटर, वो फिर मना कर दिया। अरे मना ऐसे कर नहीं सकता भाई, पूछ के अपॉइंट करते हैं, सर्टिफिकेट लेके अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन ही अब ऑब्सोलीट हो गया है, बावजूद उसके कि स्कैनर में क्वेश्चन पड़ा हुआ है, पर वो है खत्म, अब वो होता ही नहीं है। स्टेप नंबर 3, फाइनली एजीएम में उसका नाम प्रस्तावित होगा। आप लोग क्या पास करोगे? दादा है, ऑर्डिनरी बिजनेस है, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ये आदमी 1 साल के लिए अपॉइंट नहीं होता, 5 साल के लिए। तो कायदे से देखा जाए तो सर इसका अपॉइंटमेंट तो 5 साल में एक बार हो रहा है, ये हर साल होता ही नहीं है, तो ये ऑर्डिनरी बिजनेस तो होना ही नहीं चाहिए, है ना। सेक्शन नंबर 102 में इसको ऑर्डिनरी बिजनेस माना गया है, विच मीन्स रिकरिंग बिजनेस इज नॉट रिकरिंग। पर कानून बनाने वालों से मिस्टेक हो गया, उन्होंने जब सेक्शन नंबर 139 को अमेंड किया तो संग संग 102 को अमेंड करना भूल गए। तो 102 में अभी भी ये ऑर्डिनरी बिजनेस है, बावजूद उसके कि ये सिर्फ 5 साल में एक बार होता है, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट बोलता है सर हम 5 साल से कम के लिए कर सकते हैं क्या? नो, आईसीआई का एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, क्लियर आ चुका है एकदम, आप 5 साल से कम कर ही नहीं सकते। आप चाहते हो कि हम इस सी को 2 साल के, भाई नहीं कर सकते, करना है तो 5, क्लियर है, 5 साल अपॉइंट करना पड़ेगा। यू कांट से 5 years इन एग्जाम, यू हैव टू से लाइक दिस टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th AGM, क्योंकि जब आप 5 साल बोलते हो उसका इट साउंड्स लाइक 5 फाइनेंशियल ईयर, और 31 मार्च को उसका टर्म, मतलब मान लो कि हमने 1 अप्रैल 2025 को एक सीए को लगाया तो 31 मार्च 2030 को वो हट जाएगा। भाई ऐसा नहीं होता, उसका साइकिल एजीएम टू एजीएम होता है, क्योंकि एजीएम ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और अटेंडेंस करता है, तो हिज साइकिल इज एजीएम टू एजीएम। तो जिस एजीएम में आप उसको अपॉइंट करते हो, समझ में आ रहा है ना, जिस एजीएम में आप उसको अपॉइंट कर रहे हो, लेट्स कॉल इट फर्स्ट, तो वो हटेगा कब? 6th माइनस फर्स्ट कितना होता है? 5 years। तो नेवर राइट इन एग्जाम 5 years, यू ऑलवेज राइट टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th AGM। बवाल। अच्छा, उसको अपॉइंट करने के बाद 15 दिन के अंदर आप आरओसी को इन्फॉर्म कर दोगे हमारे यहाँ ऑडिटर आ गया है, फॉर्म नंबर कितने दिन बताओगे? वेरी गुड, ठीक है। आर वी ओके विद दिस? ये था अपॉइंटमेंट प्रोसीजर, एकदम क्लियर ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? सर सेकंड टॉपिक बताओ, रोटेशन एंड कूलिंग पीरियड। देखो ऑडिटर की इंडिपेंडेंस ना बहुत 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 ज़्यादा जरूरी होती है। और इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? ऑडिटर का काम क्या है? अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, अब ये ऑडिट में मैं बताता हूँ, इसका मतलब होता है अनमॉडिफाइड ओपिनियन, क्लीन ओपिनियन। और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है तो हमको ये देना पड़ता है मॉडिफाइड ओपिनियन, इसका मतलब है कि गड़बड़ है। क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स डिस्क्लेमर, वैसा, ये मतलब सब सही है, मतलब गड़बड़ है। तो ऑडिटर हैज टू बी टोटली इंडिपेंडेंट, कि वो एकदम दे सके, ठीक है, ऐसे मॉडिफाइड ओपिनियन। अगर आप किसी कंपनी का लॉन्ग टाइम तक ऑडिट करते हो तो आपका एक वर्किंग रिलेशनशिप बन जाता है, फिर ना ये देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए बड़े बड़े कंपनियों में, छोटे कंपनियों में नहीं, बड़े बड़े क्लाइंट्स में, बड़े बड़े कंपनियों में देयर इज अ सिस्टम ऑफ रोटेशन एंड कूलिंग पीरियड, कि आप एक ही सीए फर्म को पकड़ के जिंदगी भर रख नहीं सकते, आपको बदलना पड़ेगा। तो वो रोटेशन एंड कूलिंग पीरियड का साइकिल क्या है और किसके ऊपर है? अगर हमारा ऑडिटर एक इंडिविजुअल सी है तो 5 साल का एक टर्म, फिर 5 साल का कूलिंग पीरियड। कूलिंग पीरियड में वो कंपनी के साथ नहीं रहेगा, मतलब ऑडिटर नहीं रहेगा, हटो। और अगर वो इंडिविजुअल सीए नहीं बल्कि एक सीए फर्म है या एलएलपी, जिसके चांसेस ज्यादा है, इंडिविजुअल सीए लोग बड़े कंपनी को ऑडिट मिलता भी नहीं उनको, प्रैक्टिकली समझो। थोड़ा फास्ट हो रहा हूँ। रोटेशन एंड कूलिंग पीरियड का ज्ञान छोटे कंपनियों पे एप्लीकेबल ही नहीं है। किस पर एप्लीकेबल है? बड़े कंपनियों पे। बड़े कंपनी किसी टुल्लू सीए को रखेगी क्या इंडिविजुअल को? वो रहेगी नहीं भाई, वो रखेगा ही फर्म या एलएलपी को। तो फर्म और एलएलपी को आप बैक टू बैक 5-5 साल के 2 टर्म के लिए अपॉइंट कर सकते हो, दिख रहा 5-5 साल, और 10 साल पूरा होने के बाद फिर क्या? 5 साल का कूलिंग पीरियड, ठीक है। बड़ी कंपनी का मतलब देख लो सर, ये हरा डब्बा पढ़ो। लिस्टेड कंपनी, नंबर 2 अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग पीयूएससी ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर प्राइवेट कंपनी हैविंग पीयूएससी ग्रेटर देन इक्वल टू, उंगली नहीं मेरे पास इतना, 50 करोड़। फिर नीचे लास्ट वाला पढ़ो, ऑल अदर कंपनी जिनका लोन बोरोइंग ग्रेटर देन इक्वल टू 50 करोड़। तो मैं इसको याद ऐसे रखता हूं, लिस्टेड 10-50-50, लिस्टेड 10-50-50, इनमें होता है रोटेशन एंड कूलिंग पीरियड। क्लियर है ना? ठीक है। अच्छा, रोटेशन कूलिंग पीरियड को लेके ना कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं जो बेयर एक्ट में लिखे हुए हैं और जो एग्जाम में भी आते हैं, बहुत फेमस है। ये देखो जरा, सीए राम इज अ कॉमन पार्टनर इन बोथ द फर्म्स। सीए राम है, उसने 2 फर्म खोल लिया, खोल सकता है कि नहीं? हाँ सर, आप 2 फर्म खोल लो, 2 में पार्टनर हो जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक फर्म उसने अपने भाई के साथ खोला, राम लखन एंड कंपनी, एक अपनी वाइफ के साथ खोला, सीता राम एंड कंपनी, तो 2 फर्म है। अब सुनो, क्लाइंट लिस्टेड है, इस फर्म ने 5-5 साल का 2 टर्म पूरा कर लिया, तो अब कूलिंग पीरियड लग गया ना। तो अब 11वें साल से इस कंपनी का ऑडिट राम लखन नहीं कर सकता, तो इसने ना अपनी दूसरी वाली फर्म को लगवा दिया।
अलाउड, दो फर्म जिसमें कॉमन पार्टनर है वो कभी भी कूलिंग पीरियड में आ नहीं सकता। ये देखो, इसको हम लोग इस टॉपिक का नाम है कॉमन पार्टनर। इसका नाम क्या? सेम नेटवर्क। बिग फोर इज नॉट अ फर्म, बिग फोर इज अ नेटवर्क ऑफ फर्म। केपीएमजी इज नॉट अ फर्म, केपीएमजी इज अ नेटवर्क ऑफ फर्म। इसमें बहुत सारी फर्म्स हैं। अब आप सोचो, मैं दो का एग्जांपल ले रहा हूं, बीएसआर को, बीएसआर को। बीएसआर को ने एक लिस्टेड क्लाइंट को 10 साल कर लिया, तो 11वें साल से क्या उसी नेटवर्क के दूसरे फर्म को आप लगा सकते हो? नहीं लगा सकते, अलाउड नहीं है। फिर नेक्स्ट देखो, ये टॉपिक का नाम क्या है? रिजाइन एंड ज्वाइन। ये फर्म है ए बी सी एंड कंपनी, ठीक है क्या? हाँ, ए बी सी एंड कंपनी, ये सी है, ओके, पार्टनर उस फर्म का। 10 साल से ये फर्म इस लिस्टेड क्लाइंट का ऑडिट कर रही है, 5 साल। और साइनिंग पार्टनर कौन था? सी था। साइनिंग पार्टनर कौन था? मतलब साइन पार्टनर सी। अब 11वें साल के पहले ही वो छोड़ के चला गया दूसरे फर्म में। रिजाइन फ्रॉम हियर एंड ज्वाइन अनदर फर्म। ये देखो, दूसरे फर्म में आ गया। दूसरी फर्म इंटरनेशनल है, शक्ल देख के लग रहा है हम लोग को, ठीक है? देखो ना, थोड़ी इंटरनेशनल फर्म है वो, ओके। तो खैर वो दूसरी फर्म में चला गया। तो अब सुनो, इस फर्म पे तो कूलिंग पीरियड है ही 5 साल का, जिसमें वो जाएगा उसमें भी अपने साथ शनि की दशा लेके जाएगा, उस पर भी 5 साल का कूलिंग पीरियड लग जाएगा। रोटेशन एंड कूलिंग। अब कौन है? गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी का ऑर्डर कौन अपॉइंट करता है? सीएजी। मैंने नए सीएजी का थोबड़ा टेलीग्राम में डाला था, अभी फिर एक बार दिखा देता हूं मैं। ये है हमारे नए सीएजी। बैच के पीछे बोलता था ना बदलेगा बदलेगा बदलेगा, बदल गया, ठीक है? क्योंकि उनका 6 साल के पहले उनका बर्थडे आ गया, 65 वाला, वो नहीं है। श्री के संजय मूर्ति, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कॉम्प्ट्रोलर वर्ड का मतलब होता है अकाउंटेंट, मुनीम। तो ही इज बोथ अकाउंटेंट एंड ऑडिटर। वो पूरे गवर्नमेंट के अकाउंट्स भी बनवाते हैं और उसका ऑडिट भी करवाते हैं। वो स्वयं ऑडिट नहीं करते, ऑडिट वो लोग सीए से कराते हैं, ठीक है? इनका जो मैं इसमें मार्क नहीं कर सकता, ही इज दिस। ये लोग सब मतलब ना 1980 कार्डर के आईएएस होते हैं, ये लोग सीए नहीं होते। एक शो बता, सर सीएजी सीए क्यों नहीं होता? ये ऑडिट खुद नहीं करते, करवाते हैं, ठीक है? तो सीए भी ये वैसा कुछ नहीं है, ओके। इन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी बनवाया है, फलाना ढिमका ढिमका। और फिर उनका थोड़ा सा ये भी लिखा है, पता नहीं हॉबीज क्यों लिखते हैं ये लोग। ही लाइक्स टू रीड, लिसन टू म्यूजिक, कैप्चरिंग मोमेंट्स थ्रू फोटोग्राफी एंड स्पेंडिंग टाइम विथ नेचर। मतलब इनका डायरेक्टली प्रकृति के साथ 1-to-1 बातचीत होता है कभी कभी। ओके, आई डोंट नो, बायोडाटा तो इन्हीं से मांग के डाला गया होगा ना, अपने मन से तो डाला नहीं गया होगा। तो ये बायोडाटा में ये हॉबी लिखने का क्या परंपरा है? जितने भी आईएएस ऑफिसर्स हैं उनके बायोडाटा में ये रहता है। पता नहीं उन लोगों को बोला जाता है कि तुम लोग को बायोडाटा में लिखना पड़ेगा ताकि लगे कि तुम इंसान हो, रोबोट नहीं हो। वैसे लगता है तुमको म्यूजिक सुनते होंगे, सीरियस आदमी है ना, ठीक है? अपना क्या हटाओ, एआई है, एआई जनरेटेड है। ठीक है, तो अभी मैं बात करने वाला हूँ गवर्नमेंट कंपनी की। गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है, क्या टाइमलाइन है, क्या टाइमलाइन है वगैरह। तो गवर्नमेंट कंपनी इज अ थर्ड टॉपिक। ये देखो जरा, गवर्नमेंट कंपनी फर्स्ट, ये हाइलाइटर, फर्स्ट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज अपॉइंटेड बाय, इधर इनकॉर्पोरेशन हुआ गवर्नमेंट कंपनी का, 60 दिन के अंदर कौन अपॉइंट करेगा? नंबर 1 सीएजी। उन्होंने नहीं किया तो नेक्स्ट 30 डेज में कौन करेगा? नंबर 2 बीओडी। उन्होंने भी नहीं किया तो नेक्स्ट 60 डेज में कौन करेगा? शेयर होल्डर्स इन ईजीएम। तो इट इज लाइक 1 2 3। ये नहीं किया तो वो नहीं किया तो वो। टाइम लिमिट क्या है? 60 30 60, ऊपर पढ़ो, 60 30 60। तो फर्स्ट ऑडिटर, ये तो रिवाइज करने में काम आता है ना ये सब चीज। तो फर्स्ट ऑडिटर जो अपॉइंट होता है सीएजी करते हैं, वो नहीं तो बीओडी, वो नहीं तो शेयर होल्डर्स। गवर्नमेंट कंपनी में रोटेशन एंड कूलिंग अप्लाई नहीं करता, 5 साल का टर्म भी अपॉइंट नहीं करता। इन लोगों का टर्म 1-1 साल का होता है, ठीक है? फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटेड, उसका टर्म खत्म हो जाएगा फर्स्ट एजीएम में, टिल द, ठीक है सर। व्हाट अबाउट द सेकंड थर्ड फोर्थ ऑडिटर? देखो इधर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड, यहाँ एक ही टाइम लिमिट है 180 दिन, विद इन 180 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। यहाँ एजीएम का चक्कर नहीं है ना, क्योंकि शेयर होल्डर्स तो अपॉइंट नहीं कर रहे, कौन अपॉइंट कर रहा है? सीएजी। शेयर होल्डर्स थोड़ा अपॉइंट कर रहे हैं, तो एजीएम का चक्कर ही क्यों है? हु विल अपॉइंट? सीएजी। व्हेन 180 डेज ऑफ द
कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और ये जो ऑडिटर आएगा क्या इसका टेन्योर टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th AGM होगा? नहीं, टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट AGM। नेक्स्ट AGM का मतलब है जो भी सामने AGM गिरेगा वो, ठीक है, ओके है। अच्छा, किसी भी वजह से अगर ऑडिटर का पोजीशन खाली हो गया, मतलब ऑडिटर रिजाइन हो गया, मर गया वगैरह वगैरह, उसको बोलते हैं कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी इन द गवर्नमेंट कंपनी इज इजी, इन अ नॉर्मल कंपनी इज हार्ड। गवर्नमेंट कंपनी इजी, गवर्नमेंट कंपनी में कभी भी अगर ऑडिटर का पोजीशन खाली हो गया कैजुअल वैकेंसी ड्यू टू एनी रीजन इंक्लूडिंग रेजिग्नेशन, वेरी इजी। आंसर क्या है? 30 डेज में कौन करेगा? और वो नहीं किया तो बीओडी कर देगा, ठीक है। कैजुअल वैकेंसी को भरने के लिए जो ऑडिटर आया वो कब तक रहेगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट AGM, ठीक है। ये क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? इनमें रोटेशन, कूलिंग, टेनर वो सब अप्लाई नहीं होता। फिर हमारी नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट ऑडिटर, ठीक है, बता रहा हूं एक सेकंड। फर्स्ट ऑडिटर इन अ नॉर्मल कंपनी, नॉट इन अ गवर्नमेंट कंपनी, इन अ नॉर्मल कंपनी। छोटा टॉपिक है। फर्स्ट ऑडिटर, द फर्स्ट ऑडिटर इज अपॉइंटेड, ये सपोज इनकॉर्पोरेशन हुआ कंपनी का, नियम होता है कि 30 दिन में BOD विल अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर, और अगर वो ना कर सके तो 90 डेज के अंदर शेयर होल्डर्स अपॉइंट कर देंगे इन EGM। अब ये 30 और 90 को लेके बहस है कि 30 और 90 पैरेलल टाइम है कि कंसेक्यूटिव टाइम है। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है ऐसा, कंसेक्यूटिव टाइमलाइन में तो 120 दिन हो गया और इसमें तो टोटल मिला के 90। इसको लेके लैंग्वेज में क्लैरिटी नहीं है, पर मैक्सिमम लोग मानते हैं कि इट इज पैरेलल टाइमलाइन, तो हम लोग पैरेलल ही छोड़ के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ICA ने कभी ऐसा कोई सवाल दिया नहीं जिससे क्लियर हो जाए कि 30 के बाद 90 कि 30 के साथ 90 है, तो हम वही मानेंगे जो वाइडली लोग मानते हैं वो है 30 के साथ 90। फर्स्ट ऑडिटर का टेनर 5 साल का नहीं होता, उसका नेक्स्ट AGM में खत्म हो जाएगा टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM। फर्स्ट AGM जिस दिन होगा उस दिन वो उतर जाएगा अपनी कुर्सी से, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक होती है इसके बाद कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी में 2 सिचुएशन है। पहला, मर गया, इनकैपेसिटी हो गया, वो CA फर्म में डिसॉल्व हो गई, डिसक्वालीफाइड हो गई इत्यादि। अगर वो वाले रीजन से कैजुअल वैकेंसी हो रहा है तो बहुत सिंपल है, नया ऑडिटर कौन लेके आ जाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज, ठीक है। लेकिन अगर CA रिजाइन करके गया है, बाप रे बाप, तो इसका मतलब अंदर कुछ गड़बड़ हुई होगी, तभी तो वो रिजाइन करके छोड़ के जा रहा है, गड़बड़ हुई होगी। यहां पे हमको चाहिए डुअल अप्रूवल। क्या चाहिए? पहले 30 दिन के अंदर BOD करेगा, पहले 30 दिन के अंदर BOD लेके आ जाएगा और फिर अगले 3 महीने में शेयर होल्डर्स आके उसको अप्रूव करेंगे EGM में। तो यहाँ पे डुअल अप्रूवल चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि रिजाइन करने का कारण यही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, तो BOD नया लाएगा और अगले 3 महीने में फिर शेयर होल्डर्स भी अप्रूव करेंगे, तो डबल अप्रूवल चाहिए, डुअल अप्रूवल, ठीक है। कैजुअल वैकेंसी वाला जो ऑडिटर आता है वो 5 साल लास्ट नहीं करता, वो अगले AGM में उतर जाएगा टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट AGM। गवर्नमेंट कंपनी हो गया, बस यही था मेन, खत्म। दैट इज सेक्शन नंबर 139। 140 को भी रिवाइज कराने के लिए देयर इज अ मास्टर चार्ट। 140 का ये है मास्टर चार्ट, खटाखट रिवाइज हो जाएगा इससे, ठीक है। एक बार इधर देखो, बहुत सबसे पहले डायग्राम को देखो। बोलूं मैं, ऑडिटर को आपने अपॉइंट किया कितने साल के लिए? 5 साल के लिए, ठीक है। कितने साल के लिए अपॉइंट किया? 5 साल। ये है फर्स्ट AGM में अपॉइंट हुआ, लेट से ये सेकंड AGM है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये लास्ट AGM है जब उसका टेनर खत्म हो जाएगा, ठीक है। ऑडिटर को हटाने का 2 अलग अलग टाइमिंग होता है, एक होता है इज्जत से हटाओ, एक होता है बेआबरू करके हटाएंगे, ठीक है। इज्जत से हटाओ का मतलब होता है ऑडिटर का साइकिल तो AGM टू AGM होता है, क्योंकि वो अपना ऑडिट रिपोर्ट दे देता है और फिर AGM अटेंड करता है, तो ऑडिटर का साइकिल AGM टू AGM होता है। तो अगर आप उसको AGM के दिन हटा रहे हो, मतलब सेकंड AGM पे हटा रहे हो, फर्स्ट AGM को आपने उसको अपॉइंट किया था और आप उसको AGM टू AGM रख रहे हो, तो आप उसको सेकंड AGM में हटा रहे हो या थर्ड AGM में हटा रहे हो या फोर्थ AGM में हटा रहे हो या फिफ्थ में हटा रहे हो,
तो ये इज्जतदार तरीके से हटाना कहलाएगा कि आपने उसको वो साइकिल कंप्लीट करने दिया। ठीक है, अगर आप उसको इज्जत से हटा रहे हो, मतलब कब हटा रहे हो? एजीएम के दिन। कौन से दिन हटा रहे हो? सर फर्स्ट से लेके 6 तक। फर्स्ट को तो वो अपॉइंट हुआ, हटा कह सकते हो, तो आप हटाओगे तो कौन से वाले में? सेकंड एजीएम, थर्ड एजीएम, फोर्थ एजीएम, फिफ्थ एजीएम। और 6th में हटाओगे क्यों? 6th में तो उसका टर्म ही खत्म हो गया। तो अगर हटाना है, इज्जत से हटाना है, तो एजीएम में हटाओ ताकि वो वाला टर्म खत्म करने दो और बोलो भाई आपके साथ नहीं बन रहा, अगले वाले में आप मत रहो। ठीक है, पर वो तो कब कब हटा सकते हो? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एजीएम। इस हटाने को मैंने नाम दिया बी। क्या नाम दिया है? ये इज्जतदार हटाना है। इज्जतदार हटाने का जो प्रोसीजर है दैट इज अम्ब्रेला डायग्राम। ठीक है, अम्ब्रेला डायग्राम सेक्शन 115 में रिवाइज कराया था ना ऐसा ही। ठीक है, कि कंपनी के मेंबरों से एक प्रस्ताव आ जाता है 14 दिन पहले कि भाई इस ऑडिटर को कंटिन्यू नहीं करेंगे। कंपनी वो प्रस्ताव की कॉपी उसको दे देती, भाई तुमको हटाने का प्रस्ताव आया, तुमको भी कुछ बोलना है बोल बाल दो। बोल बालने के बाद 7 दिन में सर्कुलेट होता है, एजीएम में ओआर पास हुआ तो बंदा हट जाएगा। ये इज्जतदार प्रोसीजर है हटाने का, अम्ब्रेला डायग्राम। इसमें एसआर पास होता है कि ओआर पास होता है? ओआर पास होता है। वेरी गुड। बेइज्जत करके हटाएंगे, मतलब एजीएम में नहीं, एजीएम के पहले ही हटा देंगे। फर्स्ट एजीएम में आपको अपॉइंट किए थे, सेकंड एजीएम तक जाने नहीं देंगे, उसके पहले हटा देंगे, मतलब वो वाला साइकिल आपको कंप्लीट करने नहीं देंगे। तो सेकंड के पहले हटा दिया, थर्ड के पहले हटा दिया, फोर्थ के पहले हटा दिया, फिफ्थ के पहले हटा दिया, 6th के पहले हटा दिया। पहले हटाने का मतलब है आप उसको वो वाले टर्म को ऑडिट रिपोर्ट भी देने नहीं दे रहे, कंप्लीट करने नहीं दे रहे। ये तो बहुत बेइज्जती है, ये आसान काम नहीं है। सीए की बेइज्जती इतनी आसान नहीं है, आपको ये करना पड़ेगा। ये देख रहे हो नीचे ब्लू ब्लू ब्लू, नहीं ब्लू नहीं, पर्पल 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 मिला। सबसे पहले क्या पास होगा? बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर रिमूविंग, क्या आपको हटा रहे हैं। ठीक है, इससे काम नहीं होगा। इसके बाद सबसे तगड़ा काम है इससे पूछो, फाइल्स ADT 2 फॉर रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म विद सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको क्या लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी आसानी से बोल देगी तथास्तु? सेंट्रल गवर्नमेंट हियरिंग करेगी। ऑडी, गाड़ी का नाम नहीं है, ऑडियो सुनना। ऑडी ऑल्टरम पार्टम, मतलब एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, किसी के खिलाफ ऑर्डर पास करने के पहले उसको हेयरिंग का मौका मिलना चाहिए कि नहीं? ऑडी ऑल्टरम पार्टम, आईसी किताब में लिखा है, ऐसे बता रहा हूँ, मन से नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, कल कोई डाल के पूछ ले कि बताओ ये क्या है, तो सब चालू हो जाएंगे अपना ज्ञान देना। और वो लोग जब एमसीक्यू में ऑप्शन देते हैं ना, सब ऑडी से चालू होगा। क्यों तुम खाली से हम तो ऑडी याद कर लिए वो चारों ऑप्शन ऑडी से बना के दे देगा, पूरा याद करो ऑडी इसका मतलब है सुनने का एक मौका देंगे। तो अब सोचो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको हटाने के पहले ऑडिटर को बुलाई, कंपनी को भी, तो ऑडिटर तो पूरा कंपनी का कच्चा चट्टा खोल के रख देगा। विल द कंपनी वांट दैट? इसीलिए कोई हिम्मत ही नहीं करता ऑडिटर को बीच में हटाने का। आज तक किसी भी मेरे नॉलेज में तो ऐसा कोई बड़ा कंपनी नहीं आया जिसने ऑडिटर को बीच में ऐसे हटाया हो बेआबरू करके, क्योंकि ऑडिटर जो है उसको कंपनी का सारा कच्चा पक्का पता है और जाके सेंट्रल गवर्नमेंट सामने रख देगा, इसीलिए लोग मेरे को हटा रहे हैं। ठीक है, फाइनली मान लो सीजी ने बोला ओके, तो 3 नंबर क्या है? सीजी विल ग्रांट अप्रूवल आफ्टर हियरिंग। अब इससे भी नहीं होगा, सीजी के बोल देने के बाद आपको अपने खुद के बंदों से पूछना पड़ेगा, शेयर होल्डर्स, वो भी जानना चाहते हैं कि क्यों बीच में हटा रहे हो। यू हैव टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन इन 60 days ऑफ रिसिट ऑफ सीजी अप्रूवल। क्लियर है? तो बीच में हटाना ऑडिटर को सर बड़ा मुश्किल है। तो हमने अभी 2 प्रकार का रिमूवल देखा, समरी चार्ट। पहला वाला पढ़ो, रिमूवल बिफोर एजीएम। बिफोर एजीएम मतलब एजीएम के पहले हटा दे रहे हैं, तो क्या क्या करना पड़ेगा? देखो इधर, बीआर, सीजी अप्रूवल, एसआर। द मोस्ट डिफिकल्ट इज सीजी अप्रूवल। और उधर क्या, नंबर 2 रिमूवल एट एजीएम। उसमें कुछ नहीं, एक स्पेशल नोटिस आना चाहिए और ओआर पास कर दो। ये इज्जतदार तरीका हटाने का। सबसे खतरनाक है, हमारा ऑडिटर ही फ्रॉड है, हमारा ऑडिटर ही, तो उसको एनसीएलटी हटाएगा। और एनसीएलटी जब हटाएगा तो वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा, मैं बता रहा हूं। रिमूवल बाय एनसीएलटी, ब्रैकेट में क्या लिखा है? फ्रॉड। ऑडिटर फ्रॉड कर रहा है, तो एनसीएलटी क्या करेगा? एनसीएलटी कंपनी को ऑर्डर देगा, अपना ऑडिटर चेंज करो, मतलब हटाओ इसको। नंबर 2, उस ऑडिटर पे 5 साल का, मतलब यहां से तो निष्कासित किए हैं और किसी कंपनी का अगले 5 साल तक तुम ऑडिट नहीं कर सकते। प्लस हम लोग तुम्हारे साथ वो करेंगे जो कंपनी लॉ की सबसे बड़ी सजा है, 447, मतलब भीतर भी जाएगा वो। ठीक है, तो ये सबसे डेंजरस है थोड़ा। अच्छा, अब लास्ट वाला जो टॉपिक है वो वहां पे कोई हटा नहीं रहा है, हम
खुद जा रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? रिजाइन। कैन एन ऑडिटर रिजाइन? यस, अलाउड है। कुछ केसेस में नहीं भी अलाउड होता है, सेबी रोक देता है लिस्टेड कंपनीज में, लेकिन नॉर्मली ऑडिटर को हक है कि वो रिजाइन कर सकता है। जब ऑडिटर रिजाइन करेगा विद इन 30 डेज एक नोटिस बनाएगा ADT 3, उसमें रीजन भी लिखेगा कि मैं क्यों जा रहा हूं, और वो ADT 3 वो जमा करेगा किसके पास? ROC, कंपनी, और अगर वो गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर था तो CAG। ठीक है, ये था सर 140 अम्ब्रेला। ठीक है, इधर आओ। हमारा जो हीरो है ऑडिटर रिजाइन किया, रिजाइन करते ना दो चीज एक्टिवेट हो जाता है। नंबर 1, क्योंकि रिजाइन करो तो सेक्शन 140 अकॉर्डिंग टू विच ही शैल फाइल विद इन 30 डेज ऑफ रेजिग्नेशन विथ टंग टंग टंग, सही है। पर सर उसके जाने से एक सूनापन आ गया, उस सूनेपन को हम कहते हैं कैजुअल वैकेंसी ड्यू टू रेजिग्नेशन। एंड कैजुअल वैकेंसी ड्यू टू रेजिग्नेशन को भरने के लिए डुअल अप्रूवल चाहिए। क्या लिखा है? 139 जो भी पढ़ा के आए, फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी ड्यू टू रेजिग्नेशन, डुअल अप्रूवल। सबसे पहले BR पास होगा, फिर अगले 3 महीने में, समझ गए? तो ये पैकेज की तरह एक साथ आता है एग्जाम में, 139 प्लस 140। ठीक है ना? ओके, ये देखो ऑडिटर फ्रॉड है, NCLT में शिकायत गई। किसने शिकायत गई? या तो सुओ मोटू, NCLT को कोई केस में पता चला कि CA फ्रॉड है, या फिर नंबर 2 गवर्नमेंट ने शिकायत किया फॉर्म NCLT 9 जमा करके कि मैंने जांच कर ली है, ये फ्रॉड है। ठीक है, और तीसरा कोई और पर्सन ने शिकायत की। अगर गवर्नमेंट ने शिकायत की है तो NCLT 15 दिन में ऑर्डर पास कर देगा। जब गवर्नमेंट खुद अदालत का दरवाजा ठकठकाती है ना, तो तारीख पे तारीख नहीं होता। NCLT ऑर्डर पास करके क्या बोलेगा? नंबर 1, डायरेक्ट टू चेंज द ऑडिटर, बैन फॉर 5 years, लायबल फॉर एक्शन अंडर 447। 139 140 क्लियर है। अब हम लोग जा रहे हैं 141। पापी लोगों को ऑडिटर बनना अलाउड नहीं है। ठीक है, भले ही तुमने जाके कुंभ में स्नान कर लिया हो। ओके, ध्यान देना प्लीज। 141, इसका नाम है लंबा, पर असली चीज कुछ और है। इसका नाम पढ़ो क्या है? सर एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन इतना सा है, वो काम का नहीं। असली चीज क्या है? डिस्क्वालिफिकेशन, कि ऑडिटर ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारा ऑडिटर ऐसा नहीं हो, तो इसकी लंबी लिस्ट है। इसमें ये दिस इज वन ऑफ दो सेक्शंस वेयर आई आस्क ऑल द स्टूडेंट्स टू लर्न द सब सेक्शन नंबर एंड द क्लॉज नंबर। मतलब तुमको ऐसे याद करना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 141 का 3 का ABCD, D का 1 का 2 3 EFGHI, ऐसे पूरा याद करना पड़ेगा। ये बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, तो एक समरी चार्ट है जो बहुत हेल्प करेगा तुम लोगों को। ठीक है ना? ये देखो इधर। ओके ओके, इधर देखो, ये एकदम इससे एक क्रक्स में रिवाइज हो जाता है। ये देखो क्या लिखा है, ऐसे लोग हमारे नहीं बन सकते ऑडिटर। 141 का दिख रहा है उंगली? 141 का 3 का A B C, D का 1, D का 2, D का 3, EFGHI, ये समरी है। ठीक है, इसमें ना कई जगह पे ग्रुप कंपनीज भी आती है, तो कहाँ कौन सा है मैं बताता हूँ। क्लॉज नंबर D का 1, देखो D का उधर लिखा है CHSAC, मतलब कंपनी होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट को सब्सिडियरी। फिर इधर वही सब चल रहा है। फिर E में आएगा सबसे ज्यादा CHSACS, कंपनी होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट को सब्सिडियरी, सब्सिडियरी ऑफ एसोसिएट कंपनी, लास्ट वाला। और फिर I में खाली CHS है। I में देखो CHS, कंपनी होल्डिंग सब्सिडियरी। अब तुम लोग देख रहे हो कि I के अंदर लिखा हुआ है 144 प्रोहिबिटेड लिस्ट ऑफ सर्विसेज। तो ये बता देता हूं पहले से, मैंने बोला था ना पहले 144 में जाके फिर आना पड़ेगा, अभी याद हो जाएगा, डोंट वरी। नाम पढ़ो ऊपर लाल रंग। अगर आप किसी कंपनी के ऑडिटर हो तो आप ये सब काम उसमें नहीं कर सकते। ये देखो, एक बात को समझो, खाली ये सोचना हर बार गलत होगा कि सीए लालची होता है, कि सीए को सारा काम चाहिए। क्लाइंट का ऑडिट करने गया था और बाकी जो अलग अलग काम होते हैं वो भी करना चालू कर दिया।
बात सिर्फ सीए के लालच की नहीं है, बात होता है क्लाइंट की खुद भी यही चाहता है। आप समझ रहे हो, क्लाइंट खुद भी यही चाहता है। क्लाइंट को अगर एक सीए का एक काम पसंद आ जाता है तो वो सोचता है यार बाकी भी आप ही कर दो ना, दूसरे सीए लोग भुका रहे हैं मेरे को, मतलब परेशान कर रहे हैं, तो आप ही कर दो। तो सिर्फ ये नहीं कि हम चाहते हैं कि हम आपका मल्टीपल काम करें, क्लाइंट भी चाहता है कि आप हमारा मल्टीपल काम कर दो। तो ना मेरी चलेगी ना क्लाइंट की चलेगी, चलेगी तो 144 की, ठीक है, ओके। 144 बोलता है कि अगर आप ऑडिटर हो इन CHS कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, तो आप ये सब काम नहीं कर सकते, और अगर ये सब कर रहे हो तो ऑडिट नहीं कर सकते। क्या है ये काम, मैं याद करने के लिए बोलता हूं, एडो एम्स, एड, AID एड, ओ एम्स तो सबको पता ही है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। एड का फुल फॉर्म अकाउंटिंग, इंटरनल ऑडिट, डिजाइनिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओ आउटसोर्स्ड फाइनेंशियल सर्विसेज, एम्स एक्चुअरियल सर्विस, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मैनेजमेंट सर्विसेज, और लास्ट वाला एनी अदर काइंड ऑफ सर्विसेज। तो ये काम ना क्लाइंट हमें बोल सकता है करने, ना हम कर सकते हैं, ये प्रोहिबिशन है, कोई दिक्कत नहीं ना। ये था 144। अब यहां एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। नंबर ए, इससे देख लो इजी रहेगा। नंबर ए, अ बॉडी कॉर्पोरेट कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर एक्सेप्ट LLP। इसीलिए सीए लोग कंपनी नहीं बनाते, सीए लोग प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म और LLP बनाते हैं, पर वो कभी भी कंपनी नहीं बनाते, क्योंकि कंपनी बनाएंगे तो फिर ऑडिट करना अलाउड नहीं है, सिर्फ कंसल्टेंसी कर पाओगे। तो बॉडी कॉर्पोरेट्स आर डिस्क्वालिफाइड। नंबर 2, एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, वो तो सर इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा ना, तो वो ऑडिटर बन नहीं सकता। तीसरा, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी का एम्प्लॉय और पार्टनर, वो भी इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। अब इन तीनों पे क्वेश्चन कम आते हैं, सबसे हॉट है डी का 1 2 3, ठीक है। डी का 1, जो जिस आदमी को आप ऑडिटर बना रहे हो वो कंपनी में किसी भी प्रकार का सिक्योरिटी या उसके ग्रुप कंपनीज में सिक्योरिटी होल्ड नहीं कर सकता। डायग्राम एज पर लॉ सेक्शन नंबर 141 का 3 का डी का 1, सीए, उसका पार्टनर, उसका रिलेटिव उस साइड, CHSAC मतलब ग्रुप कंपनीज में सिक्योरिटी होल्ड नहीं कर सकता। सिक्योरिटी मतलब एनी सिक्योरिटी, इक्विटी शेयर, डिबेंचर, प्रोफेशर, कुछ भी नहीं। फिर चुपके से एक प्रोवाइजो घुसाया, क्या प्रोवाइजो, और प्रोवाइजो में बोला रिलेटिव है ना, रिलेटिव ऑफ द सीए, ही शी कैन होल्ड अप टू, दिख रहा है ये सबको, ही शी कैन होल्ड अप टू 1 लाख रुपीज फेस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इन कंपनी ओनली। तो अक्सर लोग एग्जाम में क्वेश्चन देते हैं, एक सीए जो ऑडिटर बनने वाला है उसकी जो पत्नी है वो कंपनी के अंदर कुछ जिस क्लाइंट में है उसका उसके होल्डिंग या सब्सिडरी का कुछ शेयर्स होल्ड करती है, और उसकी वैल्यू है मार्केट वैल्यू 1,20,000, फेस वैल्यू 1 लाख। मार्केट वैल्यू 1,20,000, फेस वैल्यू 1 लाख। सर मार्केट वैल्यू से हमको मतलब नहीं है, फेस वैल्यू से अप टू 1 लाख चलेगा ना, तो कर सकता है। हाँ, इसने एक अच्छा पॉइंट पढ़ा। रिलेटिव किस में होल्ड कर रहा है, होल्डिंग और सब्सिडरी में। कंपनी में अलाउड है, होल्डिंग सब्सिडरी में तो अलाउड है ही नहीं, तो अलाउड मतलब नहीं कर पाएगा। एकदम सही पकड़ा, नहीं कर पाएगा। अब कंपनी कर देते हैं, कंपनी के अंदर वाइफ सिक्योरिटीज होल्ड कर रही है, मार्केट वैल्यू है 1,20,000 और फेस वैल्यू है .1 लाख, चलेगा 1 लाख तक, कर सकता है। इसी पे लोग बहुत क्वेश्चन करते हैं। इसमें एक कहानी आता है, वाइफ जो है उस कंपनी में 5 लाख रुपए का सिक्योरिटी होल्ड कर रखी है। तो पति रात को जाके बोलता है कि हे बहन, इस क्लाइंट का मेरे को ऑडिट मिलने वाला है, ठीक है, अपॉइंटमेंट के पहले कृपया करके 4 लाख का बेच दो। पत्नी बोलती है डन, सिंस यू हैव कॉल्ड मी सिस्टर, मैं रक्षाबंधन निभाऊंगी, ठीक है, और वो 4 लाख का बेच देती है। ओके, क्या अब ये ऑडिटर बन सकता है? अब बन सकता है। अगर आप अपॉइंटमेंट के पहले बेच दो तो हमको अलाउड है। नियम होता है कि रिलेटिव शुड सेल द एक्स्ट्रा पोर्शन विद इन 60 डेज ऑफ परचेज, पर अपॉइंटमेंट के पहले भी बेच दोगे तो चलेगा। ये क्लियर है ना? नेक्स्ट, डी का 2, आप उससे उधार नहीं ले सकते। कैन नॉट बी इंडेटेड फॉर एन अमाउंट ऑफ मोर देन 5 लाख। 5 लाख तक चलेगा, उससे ज्यादा उधार नहीं चलेगा।
मैं एग्जांपल देता हूँ, सीए ने अपने क्लाइंट से 8 लाख रुपए की गाड़ी उधार पर परचेस की है। क्लाइंट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, तो उन्हीं की गाड़ी उनसे उधार पे खरीद ली है, 8 लाख की गाड़ी है, चलेगा कि नहीं चलेगा? सर क्रेडिट पे माल खरीदना मतलब आप डेटर बन गए ना, इंडेटेड हो गए ना 8 लाख के लिए, 8 लाख इज मोर देन 5 लाख ना, तो आप क्या हो? डिस्क्वालिफाइड। लेकिन अगर गाड़ी 4 लाख की होती तो तब चलेगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। आपने खुद लोन नहीं लिया बल्कि किसी को दिलवाया और उसके लिए गारंटी दे दी। जैसे ग्रुप कंपनी ने किसी थर्ड पार्टी को लोन दिया और उस थर्ड पार्टी के लिए गारंटी आप दे रहे हो, मोर देन 1 लाख का गारंटी अगर आप दे रहे हो तो अलाउड नहीं है, डिस्क्वालिफाइड। यहां तक ठीक है? अगर आपका क्लाइंट के साथ या उसके ग्रुप कंपनी के साथ कैसा भी बिजनेस रिलेशनशिप है तो आप ऑडिट नहीं कर सकते। यू कैन बी अ कस्टमर, बीइंग अ कस्टमर इज नॉट अ बिजनेस रिलेशनशिप। 1 सेकेंड आई विल एक्सप्लेन। तुम सब स्टूडेंट्स और मैं टीचर, कानून की नजरों में आई एम सप्लायर ऑफ सर्विसेज एंड यू आर परचेजर, बायर, कस्टमर, क्या? बायर ऑफ सर्विसेज। अरे जीएसटी में तुमको क्या बुलाऊंगा मैं? कस्टमर बुलाऊंगा कि बायर बुलाऊंगा? मैं तो सप्लायर कहलाऊंगा, बायर। तो तुम मेरे बायर हो, मैं सप्लायर हूं, हम लोग में बिजनेस रिलेशनशिप नहीं है। बिजनेस रिलेशनशिप का मतलब होता है जहां दोनों पार्टी मिलकर काम करके प्रॉफिट कमा रहा है। मेरे फ्रेंचाइजीज हैं, वो भी सी हैं, उनके साथ मेरा बिजनेस रिलेशनशिप है क्योंकि वो भी प्रॉफिट कमाते हैं, मैं भी कमाता हूं। लेकिन मेरे स्टूडेंट्स मेरे बिजनेस रिलेशनशिप नहीं है क्योंकि वो प्रॉफिट नहीं कमा रहे मेरे साथ काम करके, वो मेरे से सिर्फ सर्विसेज खरीद रहे हैं। ठीक है? अब सुनो, मैं एक एग्जांपल देता हूं। तुम्हारे घर में आशीर्वाद आटा आता है, तो क्या तुम आईटीसी का ऑडिट कर सकते हो? हाँ, क्यों नहीं कर सकते? हम लोग सबके घर में हिंदुस्तान लीवर का माल आता है कि नहीं आता? भारत में प्रत्येक व्यक्ति ने कभी ना कभी हिंदुस्तान यूनिलीवर का कुछ ना कुछ कंज्यूम किया है, तो ऑडिट तो कर ही सकते हैं, कस्टमर हो आप। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका रिश्तेदार, रिलेटिव किसी कंपनी में डायरेक्टर या केएमपी है तो उसका ऑडिट आप नहीं कर सकते। आप मैक्सिमम कितने कंपनी का ऑडिट कर सकते हो? 20 कंपनीज। फ्रॉड के लिए अगर आप दोषी पाए गए हो तो 10 साल तक मुंह माथा मत दिखाना, कहीं ऑडिट नहीं कर पाओगे। और लास्ट वाला 144 हो तुम। यहां तक पहले क्लियर है? हमारे फर्म में 4 पार्टनर्स हैं, कितने कंपनी का ऑडिट कर सकते हैं? 20 20 20 20 जोड़ के 80। इन्होंने बोला कि काम करो, आटा बाटा कर लेते हैं। आटा बाटा मतलब केस टू पार्टनर ये बोला मैं अकेला 70 कर देता हूं, तुम लोग 5 5 0 कर देना, जोड़ के कितना? 80। ये अलाउड नहीं है। 20 पर पार्टनर मतलब 20, आपस में लिमिट्स को शेयर नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया। दैट वाज सेक्शन नंबर 141, डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर। ओके, वन 142 रेमुनरेशन क्वेश्चन, 144 हो गया। बहुत बड़ा सेक्शन, बाप रे बाप। 143 नाम पढ़ो। अब इसका ड्यूटी चालू तो होता है पर खत्म ही नहीं होता। इसको करने के लिए भी मैंने कुछ मास्टर चार्ट्स, डायग्राम्स बनाए हैं। वेट, मास्टर समरी। मास्टर समरी, ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर का सेक्शन नंबर क्या है? 143। अगेन दिस इज वन ऑफ दो सेक्शंस वेयर आई विल आस्क यू टू रिमेंबर द सब सेक्शन नंबर, कि 143 का 1, 143 का 2, 143 का 3, 143 का 4, 5, 6, 7, 8, 15 तक जाता है, पर सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैं बोलूँगा वो है। ठीक है, ये मास्टर समरी से फटाफट हम लोग रिवाइज कर पाएंगे, कुछ चीज़ें ज़्यादा डिटेल में करेंगे। सबसे पहले क्या है? 143 का 1 हेडिंग क्या है? राइट्स ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर के पास 2 राइट्स है। नंबर 1 एक्सेस टू बुक्स, भाई बुक्स नहीं दोगे तो मैं ऑडिट कैसे करूंगा? एंड नंबर 2 इंक्वायरी, पूछताछ। अगर मैं होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर हूं तो मैं होल्डिंग कंपनी के साथ साथ सब्सिडियरी का बुक्स भी मांग सकता हूं, वरना मैं सीएफएस कंसोलिडेटेड चेक कैसे करूंगा? पढ़ो प्रोवाइजो। अगर मैं होल्डिंग का ऑडिटर हूं तो मैं होल्डिंग के साथ साथ ग्रुप कंपनीज का भी एफएस बुक्स मांग सकता हूं फॉर इंस्पेक्शन, बिकॉज मुझे 2 ऑडिट रिपोर्ट साइन करनी पड़ेगी। कंसोलिडेटेड एफएस की ऑडिट रिपोर्ट अलग होती है, स्टैंड लोन की ऑडिट रिपोर्ट अलग होती है। ठीक है, 143 का 1 ही है अभी भी क्या है? 143 का 1
6 मैटर्स आर देयर जिसके ऊपर मुझे इंक्वायरी करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, मेरी ड्यूटी है कि चेक कर लो प्लीज, ड्यूटी है, ठीक है। वो 6 मैटर्स क्या है, इधर देखो, ये है वो 6 मैटर्स जिन पे मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा बस कि सही है कि गलत है। नंबर 1, इन्होंने जितने भी लोन्स बांटे, कंपनी ने जितना भी लोन लिया नहीं दिया है, कहीं वो कंपनी के लिए नुकसानदायक तो नहीं है। नंबर 2, जितने भी ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसमें कैश फ्लो नहीं होता है उसको बोलते हैं बुक एंट्री ट्रांजैक्शन। डेप्रिसिएशन का एंट्री बोलो, डेप्रिसिएशन टू पीपी, या फिर ये गलत है, सही होता है डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, करेक्ट है ना। डेप्रिसिएशन में कोई कैश फ्लो हुआ है क्या, इनफ्लो आउटफ्लो, तो वो बुक एंट्री ट्रांजैक्शन है। जितने भी अकाउंटिंग एस्टिमेट ऑल ऑफ देम आर बुक एंट्री ट्रांजैक्शंस। तो बुक एंट्री ट्रांजैक्शन को ज्यादा चेक करना है बिकॉज उसी में लोग हेराफेरी कर सकते हैं, कहीं वो कंपनी के लिए नुकसानदायक तो नहीं है। थर्ड पॉइंट, कंपनी ने जगह जगह इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं पर कंपनी को वो इन्वेस्टमेंट्स कॉस्ट से कम दाम पे बेचना पड़ रहा है। ऐसा तभी होता है जब फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, तो आप चेक करो हैज द कंपनी। तुम लोग सबके घरों में सोना चांदी कुछ ना कुछ होगा, थोड़ा बहुत तो सभी घर में होता है, सबके घर में। बुरे से बुरे टाइम पे भी अपने बेचना नहीं चाहते क्योंकि सर खरीदने में जान निकल जाती है और बेचने में उसका बहुत कम मिलता है, ठीक है। तो विल यू एवर सेल योर इन्वेस्टमेंट्स बिलो कॉस्ट, नहीं ना। तो इफ यू आर सेलिंग इट मीन्स यू नीड मनी, फाइनेंशियल पोजीशन खराब है, तो बताओ, ठीक है। नंबर 4, क्या लोन दिया है उसको डिपॉजिट बोल के दिखा रहे हैं क्या, ये तो गलत बात है। हम कंपनी ने दिया है लोन और बोल के दिखा रहे हैं ये तो हमने एफडी किया है, तो ये मिस क्लासिफिकेशन है कि नहीं है। नंबर ई सबसे फेमस है, डायरेक्टर लोग अपना सारा पर्सनल खर्चा कंपनी के पीएल में घुसवा देते हैं। डायरेक्टर की बीवी ब्यूटी पार्लर जा रही है और सारा बिल भारत पे के पीएल में जा रहा है, कंसल्टेंसी चार्जेस, तो ये तो गलत है ना भाई। हाँ ये तो गलत है ना, पर्सनल एक्सपेंसेस, तो ये तो बहुत फेमस है। नंबर एफ, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, इधर फॉर कैश, नॉट फॉर कैश, इट शुड बी डिस्क्लोज्ड। तो ये 6 मैटर हमको चेक करना है, अगर कुछ गलत निकला तो रिपोर्ट करना है, वरना सही निकला तो बताने की जरूरत नहीं है। 143 का 2 और 4 ये उतना फेमस नहीं है, ये ऑडिट में ज़्यादा फेमस है, लॉ में नहीं है। ये कि ऑडिट ओपिनियन की भाषा कैसी होती है, ऑडिटर्स की ओपिनियन होती है, इन आवर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑब्टेन्ड बाय अस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। तो ये वाला जो है ना, ये ओपिनियन, ये ऑडिट में ज़्यादा आता है, लॉ में नहीं। ये बहुत अच्छा है। 143 का 3, ऑडिटर को 10-11 मैटर्स पे कमेंट करना है, उसको याद रखने के लिए मैं एक निमोनिक बोलता हूँ, उसका भी मैं समरी दिखा दूंगा, बाप ऑफ दीपिका। अब इसका फुल फॉर्म देखेंगे हम लोग। बाप ऑफ दीपिका के अंदर 10 ही पॉइंट्स हैं, लेकिन अभी ना एक 11th पॉइंट भी है, वो बाप ऑफ दीपिका में नहीं है, वो सेक्शन नंबर 197 में। कि सेक्शन नंबर 197 होता है कि कंपनी अपने सारे टॉप लोगों को, मैनेजर लोगों को, डायरेक्टर्स को कितना रेमुनरेशन दे सकती है। तो ऑडिटर को चेक करना है कि कंपनी ने जो भी रेमुनरेशन डायरेक्टर्स को दिया है वो सेक्शन नंबर 197 रेड विथ शेड्यूल 5 उसी लिमिट के अंदर है कि नहीं है, और कमेंट करना है। तो वो एक 11th मैटर हो गया, ठीक है। बाप ऑफ दीपिका, ये रहा बाप का फुल फॉर्म। ऑडिटर इन मुद्दों पे अपने रिपोर्ट पे कमेंट करेगा। ब्रांच ऑडिट, अग्रीमेंट का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बुक्स ऑफ अकाउंट्स अग्री कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, टैली कर रहे हैं। ए से अकाउंटिंग फॉलो किया है, पी से फिर लंबा चौड़ा पॉइंट है, पीपी फिदा। दीपिका, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आर नॉट डिस्क्वालिफाइड अंडर 164 का 2। इंफॉर्मेशन जो मुझे चाहिए था, एविडेंस चाहिए था, सब मुझे मिल गया है। प्रॉपर बुक्स इन्होंने मेंटेन किया अंडर सेक्शन 128। इंटरनल कंट्रोल्स इसके अच्छे हैं, उस पर एनेक्चर अलग से जाता है ऑडिट रिपोर्ट के साथ। क्यू से सारा गंदा वाला ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर ओपिनियन। और फिर ए से गोइंग कंसर्न का खतरा, एडवर्स फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी, इन पे कमेंट करना है, ठीक है। ये था 143 का 3। ये है गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट। यहां पर सीएजी एक्स्ट्रा ड्यूटी देगा कि नहीं देगा, नंबर याद करो, 5, 6, 7, 143 का 5, 6, 7, 5, 6, 7 गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट है। कौन अपॉइंट करता है, सीएजी। सीएजी जो है वो ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे अंडर सेक्शन 139।
जब उसको अपॉइंट करेंगे उसको कुछ स्पेशल डायरेक्शंस देंगे कि ये ज़रूर चेक कर लेना, डायरेक्शंस प्लस अपॉइंटमेंट। अपना सीए ऑडिट करेगा और मतलब इसके ऑडिट रिपोर्ट में 3 एनेक्शर होंगे, एक कारो का, एक इंटरनल कंट्रोल का, और जो सीएजी के स्पेशल डायरेक्शंस थे उस पर भी एक एनेक्शर जाएगा। तो वो अपना ऑडिट रिपोर्ट बना के वापस किसको पकड़ा देगा? सीएजी। सेक्शन नंबर, तो ये अपनी रिपोर्ट सीएजी को देगा। अब सीएजी 60 दिन के अंदर कुछ करेगा। कितने दिन के अंदर? 60 दिन के अंदर सीएजी अंडर सेक्शन 143 का 6 का एक सप्लीमेंट्री ऑडिट करवाएंगे और उसके ऊपर अपना कमेंट्स दे देंगे। सीएजी चाहे तो, ये ऑप्शनल है, 143 का 7 में सीएजी में ऑर्डर अ टेस्ट ऑडिट। ठीक है, जो गवर्नमेंट कंपनी की एनुअल रिपोर्ट बनती है ना, उस एनुअल रिपोर्ट, गवर्नमेंट कंपनी का एनुअल रिपोर्ट भी बनता है, सर्कुलेट होता है, उसके अंदर सीए का ऑडिट रिपोर्ट भी होना चाहिए और सीएजी का कमेंट्स भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। सीएजी का कमेंट्स, अब ऊपर देखो ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट के साथ क्या क्या जाएगा? कारो का एनेक्शर, इंटरनल कंट्रोल का एनेक्शर और एक स्पेशल एनेक्शर जाएगा बेस्ड ऑन द सीएजीज डायरेक्शंस, जिसमें 3 चीजें होंगी, डायरेक्शंस, एक्शंस, इंपैक्ट। ये भी बहुत फेमस है, 143 का 8 ब्रांच ऑडिट। कंपनी के जितने भी ब्रांचेस है सबका ऑडिट होना चाहिए। अगर नहीं हुआ है किसी का तो आपको रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा। पढ़ो, ब्रांच का ऑडिट करने कौन जाएगा? या तो मुझे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑडिटर, या फिर कोई लोकल ब्रांच ऑडिटर, बा। ठीक है, तो या तो पा जाएगा या बा जाएगा, या तो मेन ऑडिटर भी कर सकता है, या आप वहां पे लोकल सीए, कंपनी लोकल सीए को बोल के भी ब्रांच ऑडिट करवा सकती है। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फॉलो करना जरूरी है। ये किसने बोला? 143 का 9 एंड 10। आपके ऑडिट रिपोर्ट में कारो का एक एनेक्शर जाएगा, 143 का 11। कारो डिटेल में लॉ में नहीं है, कारो डिटेल में ऑडिट सब्जेक्ट में, लॉ में नहीं पढ़ना है। ठीक है, फिर लास्ट फ्रॉड रिपोर्टिंग, 143 का 12 से लेके 15, तुम खाली 12 याद कर लेना। फ्रॉड रिपोर्टिंग का सेक्शन क्या है? 143 का 12 डिस्कस कर रहा हूं। ऑडिटर को ऑडिट के दौरान पता चला कि कंपनी में कंपनी के एम्प्लॉयज या ऑफिसर्स ने कंपनी के खिलाफ फ्रॉड किया है और उस फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ या उससे ज्यादा है, लिखा होगा देखो, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 करोड़, तो उसको ऑडिटर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगा। किसको रिपोर्ट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? एमसीए। एमसीए की, एमसी का बाप कौन है? मां तो निर्मला ताई है, वो नहीं, बाप कौन है? सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ एमसीए। हर मंत्रालय का जो टॉप पर्सन होता है ना, हर मंत्रालय का जो टॉप पर्सन होता है वो सेक्रेटरी होता है, आईएएस ऑफिसर। सीधा उसको चिट्ठी भेज के बताएंगे कि इस कंपनी में घोटाला हुआ है। उसको लेके पूरा रूल्स है जो डिटेल में आता है, तो यहां पे रुकेंगे और बात करेंगे। ये देखो, ब्लैक कलर पढ़ो ऊपर, वेयर द फ्रॉड इज, नीचे आ जाओ, वेयर द फ्रॉड इज लेस देन 1 करोड़। 1 करोड़ या उससे ऊपर का अगर फ्रॉड है तो आपको क्या करना है? स्टेप नंबर 1, 2 दिन के अंदर ऑडिट कमेटी या बोर्ड को बता दीजिए कि जी आपके कंपनी के अंदर ये फ्रॉड मिला है, आप लोग एक्शन लो और बताओ मुझे विद इन 45 डेज। अगर 45 डेज के अंदर उनका रिप्लाई आ जाता है तो आप एक फॉर्म बनाओगे ADT 4 कंटेनिंग देयर रिप्लाई, और वो आप 15 दिन के अंदर उसके पास सेक्रेटरी एमसीए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जमा कर दोगे। अगर रिप्लाई नहीं आता है, 45 डेज हो गए, तो अब और वेट नहीं कर सकते, ADT 4 बनाओगे, उसमें लिख दोगे इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया और जमा कर दोगे इमीडिएटली। किसको दोगे? सेक्रेटरी एमसीए। कैसे दोगे? सर चिट्ठी में भी देंगे, ईमेल में भी देंगे। सेक्रेटरी एमसीए को ईमेल भी जाएगा, चिट्ठी भी जाएगा, और चिट्ठी घटिया तरीके से कि आरपीएडी रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, या फिर स्पीड पोस्ट से भेजेंगे। ठीक है, तो चिट्ठी कैसे जाएगा? देखो, दिस रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू या स्पीड पोस्ट प्लस ईमेल। चिट्ठी ऑडिटर के लेटर पे जाएगा, जहां ऑडिटर का पूरा ईमेल आईडी, फोन नंबर, डिटेल सब रहना चाहिए, मेंबरशिप नंबर, ताकि वहां से हम लोग को बुला के पूछताछ की जा सके। ठीक है ना? व्हाट इज द फॉर्म नंबर इन विच यू विल रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट? ADT 4। ओके, अगर फ्रॉड 1 करोड़ से कम है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ BOD और AC को बता देना 2 दिन के अंदर। क्या बताना? नाप। क्या बताना? नाप।
नेचर ऑफ द फ्रॉड, मतलब क्या फ्रॉड हुआ, अमाउंट ऑफ द फ्रॉड एंड पार्टीज इन्वॉल्व इन द फ्रॉड। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो अपनी बोर्ड रिपोर्ट बनाते हैं ना, उसमें वो भी लिख के दे देंगे ना पर नेचर, अमाउंट, पार्टीज एंड रेमेडियल एक्शन टेकन। ठीक है, अगर मैं फ्रॉड के बारे में बता रहा हूं तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं है। क्लाइंट मेरे खिलाफ ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी का मुकदमा नहीं कर सकता, बिकॉज ये मेरी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये जिम्मेदारी स्टैट ऑडिट करते वक्त सीए के ऊपर है, सेक्रेटरियल ऑडिट करते वक्त सीएस के ऊपर है, कॉस्ट ऑडिट करते वक्त सीएमए के ऊपर है। अगर हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई तो सजा मिलेगी, छोटी सी सजा। लिस्टेड कंपनी, अगर लिस्टेड क्लाइंट है तो 5 लाख, अनलिस्टेड है तो 1 लाख। अरे फ्रॉड हमने किया है कि उन्होंने किया है, तो हमारा 447 क्यों होगा? हमने थोड़ा किया है, हमने तो खाली बताया नहीं है, तो उसकी सजा कितनी? 1 लाख, 5 लाख। हम खुद कर रहे होते तो फिर 447 होता हमारा। ठीक है, $148 कॉस्ट ऑडिट। सबसे पहली बात है, कॉस्ट ऑडिट के पहले होता है कॉस्ट रिकॉर्ड्स। ठीक है, 5 मिनट ध्यान से सुनना। एवरी कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड्स। कॉस्ट रिकॉर्ड्स आपके फाइनेंशियल अकाउंट से बहुत अलग होता है। ये बात स्टूडेंट समझते नहीं है, कैसे अलग होता है मैं बताता हूँ। अगर मान लो कंपनी के वेयरहाउस से फैक्ट्री एंड फैक्ट्री से शोरूम में इन्वेंट्री मूव हुआ है, तो फाइनेंशियल अकाउंट्स में इसका कोई जर्नल एंट्री नहीं है, कॉस्ट अकाउंट्स में इसका जर्नल एंट्री होता है। ठीक है, अगर आप वेयरहाउस से माल फैक्ट्री में भेज रहे हो तो एंट्री होगा WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, इंटरनल मूवमेंट ऑफ इन्वेंट्री का जर्नल एंट्री होता है, जो कॉस्ट अकाउंट्स में होता है, फाइनेंशियल अकाउंट्स में नहीं होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देयर आर लॉट ऑफ एंट्रीज जो कॉस्ट अकाउंट्स में होते हैं पर फाइनेंशियल अकाउंट्स में नहीं होते हैं। तो कॉस्ट ऑडिट तो बाद में, पहले होगा कॉस्ट रिकॉर्ड्स। अब हर कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करना। भारत सरकार ने 39 इंडस्ट्रीज की लिस्ट निकाल रखी है, केवल उनका होता है। ठीक है, वो 39 इंडस्ट्रीज को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। टेबल ए रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज, जिसमें 6 होता है, नाम पढ़ो। टेलीकॉम, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल, फर्टिलाइजर, शुगर, एल्कोहल। और बाकी 39 - 6 33 इंडस्ट्रीज होते हैं नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। ठीक है, उनमें मैंने 2-4 एग्जांपल तुमको दिए, मिल्क होगा, पेपर होगा, आयरन एंड स्टील होगा, लाइक दैट। अब 39 इंडस्ट्रीज का ही सिर्फ रिक्वायरमेंट है कि उनको कॉस्ट रिकॉर्ड से ऑडिट कराना और किसी को नहीं कराना है। वन इंपॉर्टेंट बात, गिव मी एन एग्जांपल ऑफ एन इंडस्ट्री जहां कॉस्ट रिकॉर्ड्स की जरूरत नहीं है। सिगरेट, कॉस्मेटिक। सिगरेट और कॉस्मेटिक को 39 में फॉल नहीं करते, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, इनका अगर टोटल टर्नओवर 35 करोड़ रुपीस या उससे ऊपर है तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा। A company that satisfies twin conditions has to prepare cost records. Number 1, it belongs to 39 industries and overall turnover is greater than equal to 35 करोड़। अब कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन होगा तो बात उठेगी कॉस्ट ऑडिट कराना है कि नहीं। कॉस्ट ऑडिट के लिए लिमिट्स और भी ज्यादा है। कॉस्ट ऑडिट की लिमिट, टेबल ए वाले प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑडिट तब होगी जब आपका ओवरऑल टर्नओवर 50 करोड़ या उसके ऊपर हो एंड जो प्रोडक्ट कवर्ड है टेबल ए और बी में उसका टर्नओवर 25 करोड़ या उससे ऊपर हो। टेबल बी वाले का भी और टेबल ए वाले का दोनों का कॉस्ट ऑडिट कराना पड़ेगा अगर ओवरऑल टर्नओवर 100 करोड़ पार हो एंड टेबल ई और बी वाले का टर्नओवर 35 करोड़ पार हो। इसको समझने के लिए ना, पहले इंस्टीट्यूट ने 2 लंबे लंबे इलस्ट्रेशन डाले थे, अब उन्होंने हटा दिए हैं। मैंने भी एक इलस्ट्रेशन बहुत पहले से बना रखा है और वो मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि उससे क्लियर होता है, याद होता है। ठीक है, ये देखो ध्यान से। एक कंपनी है 3 चीज बनाती है, एक अच्छा 2 बुरा। दूध बनाती है वो लोग, दूध किस में जाता है? टेबल बी। ठीक है, रेगुलेटेड सेक्टर नहीं है। फिर एक गंदा चीज बनाती है, शराब, टेबल ए में कवर्ड है, रेगुलेटेड सेक्टर। इधर देखो गौर से, एल्कोहल से उनका टर्नओवर कितना है? 10 करोड़। दूध से कितना है? मतलब ये कमाल की कंपनी नहीं है, बाप और बेटे दोनों के लिए सामान बना रही है ना। साथ साथ दोनों पिएंगे, दोनों से टर्नओवर मिला के कितना है? 20 करोड़, 10-10। और भी एक अच्छा चीज बनाती है मम्मी के लिए
सॉरी यार, 3 नंबर क्या है? सिगरेट। किसी के माँ बाप ये सब कंज्यूम नहीं करते तो बकवास है। सिगरेट इज नॉट कवर्ड इन 39 इंडस्ट्रीज। सिगरेट का टर्नओवर कितना है? देख देख के बोलो। 10। सब जोड़ जाड़ के टर्नओवर कितना है? इसको बोलते हैं ओवरऑल टर्नओवर। ओवरऑल टर्नओवर का मतलब होता है टेबल ए का टर्नओवर जोड़ लो, टेबल बी का जोड़ दो, और जो दोनों में नहीं उसका भी जोड़ दो। वो तो सर 30 के नीचे है, तो इनको तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन, तो फिर कॉस्ट ऑडिट का आएगा। कॉस्ट ऑडिट तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स का ही होगा, तो करना ही नहीं है चेंज। अल्कोहल से 10, दूध से 10, 20 करोड़, और सिगरेट से 25, जोड़ के 45। टोटल टर्नओवर 45 है ना, 35 से ऊपर कॉस्ट रिकॉर्ड्स होगा। अब सवाल उठता है कॉस्ट ऑडिट होगा कि नहीं। कॉस्ट ऑडिट की कंडीशन थी कि ओवरऑल टर्नओवर कम से कम 50 करोड़ होना चाहिए, तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स तो होगा पर कॉस्ट ऑडिट नहीं होगा। केस 3, दोनों टेबल ए टेबल बी का कितना है? 30 करोड़, और टोटल कितना है? 60 करोड़। 60 करोड़ जो है वो 50 से ऊपर है, और कवर्ड प्रोडक्ट्स का टर्नओवर 30 के ऊपर है, तो आप लोग 50 और 25 के तो ऊपर चले गए ना, तो आपके कौन से वाले प्रोडक्ट का कॉस्ट ऑडिट होगा? टेबल ए वाले का कि टेबल बी वाले का? टेबल ए वाले का। तो शराब वाले कॉस्ट रिकॉर्ड्स का कॉस्ट ऑडिट होगा, पर दूध वाले कॉस्ट रिकॉर्ड्स का कॉस्ट ऑडिट नहीं होगा। अगर आपका ओटीओ सीटीओ 100 और 35 पार हो गया, तब शराब का भी कॉस्ट ऑडिट होगा, दूध का भी कॉस्ट ऑडिट होगा। ये क्लियर है? ये भी इंस्टीट्यूट ने ये इलस्ट्रेशन हटा रखा है, ठीक है, पर ये जरूरी था टू अंडरस्टैंड द लिमिट्स एंड कॉन्सेप्ट। कॉस्ट रिकॉर्ड्स का ऑडिट सिर्फ और सिर्फ सीएमए कर सकता है। सीएमए मींस कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, केवल वो लोग ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। कॉस्ट ऑडिटर की जो रिपोर्ट होती है वो कॉन्फिडेंशियल होती है, वो कभी भी जनता में नहीं जाती, वेबसाइट पे नहीं जाती, आप लोग को सर्कुलेट नहीं होती। ओनली गिवन टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। हु अपॉइंट्स द कॉस्ट ऑडिटर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, नॉट यू पीपल। सो कब अपॉइंट होगा? इधर देखो, फाइनेंशियल ईयर कमेंस हुआ, वहां से बीआर इन बीएम पास करके विद इन एक्स डेज अपॉइंट कर देंगे, और जैसे ही अपॉइंट होगा 30 डेज के अंदर CRA-2 ROC में जमा होगा। CRA-2 जमा करने की टाइम लिमिट होती है 180 डेज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कमेंसमेंट और 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। तो अपॉइंट कर दो कॉस्ट ऑडिटर। कॉस्ट ऑडिटर के ऊपर भी वो सारा डिस्क्वालिफिकेशन अप्लाई करेगा जो अभी हम लोग रिवाइज करके आए हैं। कॉस्ट ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बना के देगा CRA-3 में विद इन 180 डेज ऑफ द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ये रिपोर्ट किसको देगा? वो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर इसने अपनी रिपोर्ट में कुछ भी 19-20 लिखा है खराब, तो बीओडी को उसके ऊपर पूरा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा फॉर्म नंबर CRA-4 में टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। खत्म। इसी के साथ ऑडिट चैप्टर अपना रिवीजन खत्म होता है। थैंक यू।